सो हेलो एवरीवन। ये जो अब से हम हमारे जो ये लेक्चर होने वाले हैं, ये हम टेस्ट सीरीज करने वाले हैं, टेस्ट सीरीज़ लगाने वाले हैं, जिसमें हम अलग अलग सब्जेक्ट उठा के लगाएंगे और साथ में फिर एक मिक्स भी लगाएंगे जिसमें हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा रखेंगे। फ़िलहाल के लिए मैं 10 क्वेश्चंस ले रहा हूँ हर टेस्ट में, जो कि हमारा ये टेस्ट नंबर 1 होने वाला है, जिसमें हम कवर करने वाले हैं लेबर लॉज को रिवाइज करने वाले हैं, जिसमें हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस किस टाइप के बन सकते हैं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, और उनके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जितने भी हम जैसे लेबर लॉज पढ़ रहे हैं, तो अब मिनिमम वेजेस एक्ट से मैंने ऊपर डाल दिया कि किससे क्वेश्चन है, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 से क्वेश्चन है। तो हम इस एक्ट को दोबारा से रिवाइज करेंगे क्वेश्चन करने के बाद। तो इस तरीके से हम कोशिश करूँगा मैं वीक में 2 वीडियोस ऐसे लेके आऊँ जिसमें आपको मैं सारे रिवाइज करा सकूँ, और अलग अलग सब्जेक्ट के हम करेंगे। नो मैटर हमारा सिलेबस उस टॉपिक का कंप्लीट हुआ है नहीं, जैसे अकाउंटिंग का, पॉलिटी का, और साथ में कंप्यूटर का भी, कंप्यूटर का, साइंस का, जो कोर सब्जेक्ट्स है एटलीस्ट उनके तो हम करेंगे ही करेंगे। तो पॉलिटी में फ़िलहाल के लिए मान लो 4-5 लेक्चर हो गए हैं, लेकिन पॉलिटी ऐसा है जो आपने पहले, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे तो आपने पहले पढ़ रखा होगा। तो हम जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है सिलेबस को देखते हुए या प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखते हुए, तो उनके मैं टेस्ट बनाऊंगा, और उनका जो भी मान लो लेजिस्लेचर से आ गया या मान लो प्रेसिडेंट से आ गया, प्रेसिडेंट से हम कोई क्वेश्चन ले लिया मैंने, तो हम उसको करते वक्त पूरा प्रेसिडेंट का जो भी है वो सब कुछ रिवाइज कर लेंगे। हाँ, ठीक है। तो हम ऐसे करके हमारी टेस्ट सीरीज, अब इंग्लिश के लगाऊंगा जिसमें वोकैब भी रहेगी, ग्रामर भी रहेगी, और कॉम्प्रिहेंशन भी हम करेंगे। ठीक है, सारा हम ऐसे इसको कवर करेंगे। और साथ में जैसे मान लो कोई आ गया टॉपिक सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का, या फिर मान लो वोकैब का आ गया, तो उसमें और भी वोकैब्स रहेगी जिनको हम साथ में रिवाइज करेंगे और देखेंगे। न्यू वोकैब्स भी देखेंगे। मान लो ग्रामर का कोई रूल आ गया, वर्ब से आ गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आ गया, तो हम पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उस टाइम पढ़ लेंगे। फ़िलहाल के लिए हम करने वाले हैं लेबर लॉज से। जो ये हमारा टेस्ट 1 है वो होगा लेबर लॉज का। तो आप इसको एक तरीके से टेस्ट एज ए टेस्ट सीरीज़ देख सकते हो, और ये बिल्कुल फ्री है। मैं इसकी कोई भी कहीं भी कोई चार्ज नहीं रहेगा, ठीक है। और आपको कहीं दूसरी जगह से कोई टेस्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अपना पैसे, जो अपनी मेहनत की कमाई, उसको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है अपने पेरेंट्स की। ठीक है, तो हम यहाँ इसमें सब कुछ कवर कर लेंगे। जैसे अब मिनिमम वेजेस एक्ट है, और इसमें एक चीज़ और, जैसे लेबर लॉज है, तो इसमें कुछ न्यू एक्ट भी रहेंगे जो हमने शायद वीडियोस में कवर नहीं किए हो। जैसे कि बॉन्डेड लेबर एक्ट था उसका वीडियो मैंने नहीं डाला, लेकिन इसमें मैंने उसका क्वेश्चन डाला है। उस क्वेश्चन के बाद हम उसका पूरा उसको देखेंगे, पूरा एक्ट पढ़ लेंगे साथ में यहाँ पे ही। और जो हमने पढ़ रखा है, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट की वीडियो डाल रखी है, तो आपने वहाँ से पढ़ रखा है, लेकिन साथ में अब दोबारा हम यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जो है पहला मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 से। तो ये कहता है, विद रेफरेंस टू मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। और आपको ये भी ध्यान रखना है, विच गिवन अबव आर करेक्ट, और कभी कभी वहाँ पे इनकरेक्ट भी पूछ लेता है क्वेश्चन में। हालांकि मैंने नहीं डाला है अभी इनकरेक्ट वाले, लेकिन इस चीज़ पे आपको हमेशा गौर करना है कि वो करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। और भी कुछ जो टिप्स और ट्रिक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, वो मैं आपको साथ के साथ बताता चलूँगा। जैसे कि दूसरे सब्जेक्ट्स में मान लो पॉलिटी में आ गया, और हिस्ट्री के भी करेंगे, हिस्ट्री में आ गया, और स्पेशली हम मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का अच्छे से कम से कम 2 लेक्चर तो लगाऊंगा, जिसमें कोशिश करूंगा कि सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मॉडर्न हिस्ट्री के वो कवर कर सकूं। तो इसमें कह रहा है कि मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के जो स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से कौन से करेक्ट है। तो हम देखते हैं। साथ में मैंने ये साथ में आपको आंसर वगैरह यहाँ डाल दिए हैं, तो और इसकी जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम में वो भी डाल दूंगा, क्योंकि अब साथ के साथ इसके बाद ही हम इसको पूरा देखो ऐसे रिवाइज कर लेंगे। नोट्स टू मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, ये देखो पूरा एक्ट हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ यूपीएससी ईपीएफओ में किस तरह के सवाल बन सकते हैं, वो भी साथ में मैंने नोट कर दिए यहाँ पे। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट एम्पावर्स बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये मैंने क्या बताया था, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ये एम्पावर करता है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को टू फिक्स मिनिमम वेजेस। बिल्कुल सही बात है, ये मिनिमम वेजेस को फिक्स करता है और ये रिवाइज भी करता है। इसके पास पावर है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में। इट अप्लाइज टू बोथ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये भी सही बात है। वेजेस कैन बी फिक्स बाय टाइम, पीस और बोथ। मतलब टाइम रेट से भी हो सकता है और पीस रेट से भी होता है, हमने मिनिमम वेजेस एक्ट में पढ़ा था। तो ये भी सही बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन कौन से करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट नहीं पूछा, तो 1 2 3 करेक्ट हो जाएगा।
तो अब देखो स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट क्यों है कि बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर एम्पावर टू फिक्स एंड रिवाइज मिनिमम वेजेस फॉर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट्स। ठीक है, तो ये इसलिए करेक्ट है। एग्जांपल के लिए जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स वेजेस फॉर रेलवेज, माइंस, ऑयल फील्ड्स एक्सेट्रा। स्टेट गवर्नमेंट किसके लिए? शॉप्स, एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्रीज, इनके लिए फिक्स करता है। इसमें स्टेटमेंट 2 करेक्ट क्यों है? क्योंकि इट कवर्स बोथ ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स डिपेंडिंग ऑन शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। जो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखे हैं उसमें ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, उनको दोनों को कवर करता है। अनऑर्गेनाइज वर्कर्स इन इंडस्ट्री लाइक एग्रीकल्चर हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया एक्सेट्रा, ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। ठीक है। और चैप्टर 3 मिनिमम वेजेस में भी फिक्स बाय टाइम रेट, पीस रेट और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टाइम और पीस रेट दोनों के हिसाब से भी जा सके, तो हमने कवर कर लिया। अब देखो मिनिमम वेजेस एक्ट पूरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड स्टैट्यूटरी मिनिमम वेजेस टू वर्कर्स इन सर्टेन एम्प्लॉयमेंट्स। ये सिंपल लैंग्वेज लिखी हुई है जिसका आई होप आपको ये इंग्लिश में समझ में आ जाएगा। इसका हिंदी ट्रांसलेट करके अननेसेसरीली वीडियो लंबा ना करें हम, तो यही ठीक रहेगा। जहाँ ज़रूरत होगी मैं, जहाँ आपको समझ नहीं आएगा वहाँ मैं खुद ही बता दूंगा। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है जिसका मतलब समझ आ रहा है कि क्या इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड स्टैट्यूटरी मिनिमम वेजेस टू वर्कर्स इन सर्टेन एम्प्लॉयमेंट्स, प्रोटेक्ट्स वर्कर फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, शोषण से बचाता है, इंश्योर बेसिक सस्टेंशन, उनकी जो मूलभूत आवश्यकता है उनको प्रोवाइड कराता है। अब इसमें जो कवरेज में क्या होता है? एप्लीकेबल अप्लाइज टू शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री लिस्टेड इन द शेड्यूल ऑफ द एक्ट। इसमें इस एक्ट के शेड्यूल में जो जो इंडस्ट्रीज है उन पर सब पे लागू होता है ये शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट्स में, जिसमें ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज दोनों सेक्टर आते हैं, बोथ है ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। एग्जाम्पल के लिए एग्रीकल्चर हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, टेक्सटाइल्स, माइंस हो गया, ये तो ऑर्गेनाइज्ड हो गए, अनऑर्गेनाइज्ड हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ये सवाल नहीं बनेगा कौन सा ऑर्गेनाइज्ड है अनऑर्गेनाइज्ड, सवाल ये बनेगा बस ऑर्गेनाइज्ड है या दोनों पे लागू होता है। ऐसे दे देगा कि इट अप्लाइज ओनली टू ऑर्गेनाइज्ड, इट अप्लाइज टू अनऑर्गेनाइज्ड, इट अप्लाइज टू बोथ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, तो ऐसे सवाल दे देगा वो। इस एक्ट में जो हम मिनिमम वेजेस एक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, मिनिमम वेजेस एक्ट पढ़ रहे हैं, उसमें अथॉरिटी कौन कौन सा? सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे मैंने काफ़ी सारे बताए, तो जैसे रेलवेज बताया था, माइन ऑयल फील्ड्स बताया था, मेजर पोर्ट्स बताए थे, और ऑल अदर एम्प्लॉयमेंट्स इसमें से स्टेट गवर्नमेंट में आ जाते हैं। ये सब किस में आ जाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर इसकी अथॉरिटी रहती है। फिक्सेशन ऑफ वेजेस कैन बी फिक्स बाय टाइम, बाय पीस, गारंटीड टाइम, इंसेंटिव, पीस रेट, जैसे कि आवर, डे, मंथ, इन पे, बाय टाइम पे भी डिसाइड हो सकती है, पर यूनिट प्रोड्यूस्ड पे भी हो। जो मान लो आप कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो आप एक ड्रेस बनाते हैं तो उसका अलग से रेट आपको दिया जाएगा, एक ड्रेस बनाते हैं तो उसका अलग से रेट दिया जाएगा। मान लो आपने 3 ड्रेस बनाए तो तीनों का रेट आपको मिलेगा, पीस रेट हो जाती है। अब इसमें आपको रिवाइज क्या करना है? अगर आप जाके वीडियो देखते तो मिनिमम वेजेस मस्ट बी रिवाइज एट इंटरवल नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर्स। 5 साल में इसका रिवीजन मिनिमम वेजेस का हर 5 साल में रिवाइज करना होता है। कंपोनेंट्स ऑफ वेजेस में क्या क्या इंक्लूड होता है? बेसिक वेज होता है, डीए होता है, मतलब कॉस्ट ऑफ डियरनेस अलाउंस होता है, कैश वैल्यू ऑफ एसेंशियल कमोडिटी इज प्रोवाइडेड इन कच, मैंने 3 टाइप के बताए थे भाई। एक तो बेसिक वेज भी होता है, बेसिक वेज प्लस डीए होता है, बेसिक और डीए के साथ हम कुछ भी जैसे कि राइस का प्राइस दे दिया या कुछ और कमोडिटी का प्राइस दे दिया, कमोडिटी देती, वो भी उसमें इंक्लूड होता है। पेनल्टीज़ होता है इसमें, मिनिमम वेजेस से कम दे रहा है तो वो पनिशेबल होता है, फाइन इम्प्रिजमेंट होता है उस पर। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? देखो गवर्नमेंट का क्या रोल होता है सोशल जस्टिस में, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऑफ इससे यहाँ से है कि यहाँ से क्वेश्चन पहले बना है, ऑथोरिटी कौन कौन है, और मेथड ऑफ फिक्स पीस रेट और टाइम रेट होता है ये। अब ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा और एक एक्ट हमने पूरा रिवाइज कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 है, जो कि मैंने यूट्यूब पे पहला ही लेक्चर इसी का डाला था। विथ रेफरेंस टू पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1930 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट, और यहाँ पे फिर से करेक्ट पूछा कौन कौन सा करेक्ट है। तो देखो, इट रेगुलेट्स द पेमेंट ऑफ वेजेस टू सर्टेन क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन, ये बिल्कुल इसीलिए बना है। द एक्ट प्रोवाइड्स दैट वेजेस मस्ट बी पेड इन करंट कॉइन और करेंसी नोट्स, ये बिल्कुल सही है कि करंट कॉइन्स में या नोट्स में उसको वेजेस दे सकते हैं, और साथ में एक हमने ये भी देखा था कि बैंक ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है, लेकिन किसके कंसेंट के साथ? वर्कर के कंसेंट के साथ किया जाएगा, ये हमने लेक्चर में देखा था। इट इज़ एप्लीकेबल टू एम्प्लॉयज़ अर्निंग वेजेस अप टू स्पेसिफाइड सीलिंग, ठीक है, ये भी ठीक है। वो कौन सी कितनी सीलिंग है वो हम आगे देखते हैं। तो इसका आंसर भी 1 and 2 and 3 करेक्ट हो जाएगा।
स्टेटमेंट 1 कहता है कि द एक्ट रेगुलर्स पेमेंट ऑफ वेजेस टू वर्कर टू एंश्योर टाइमली डिस्बर्समेंट विदाउट अनऑथराइज डिडक्शन, की उनको टाइमली पैसे मिले और कोई अनऑथराइज डिडक्शन ना हो, इसलिए करेक्ट स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 क्यों करेक्ट है? क्योंकि वेजेस मस्ट बी पेड इन करंट कोइन, करेंसी नोट्स और बोथ, और साथ में बैंक या चेक से भी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? एम्प्लॉय का कंसेंट होना चाहिए। स्टेटमेंट 3 क्यों करेक्ट है? दैट अब इसमें जो मिनिमम एप्लीकेबल टू एम्प्लॉयज़ अर्निंग वेजेस अप टू स्पेसिफाइड सीलिंग, ये कोई कितनी है वो देखो। द एक्ट अप्लाइज टू एम्प्लॉयज़ अर्निंग वेजेस अप टू नोटिफाइड वेज सीलिंग, पहले ये कितनी थी? 10,000 थी, बाद में इसको रिवाइज किया कर दिया गया था जो 24,000 पर मंथ। कोई 24,000 पर मंथ या उससे कम कमाता है, ये 24,000 पर मंथ तक कमाता है, तो उस पर ये सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट नोटिफिकेशन होना चाहिए, ये उस पर ये एक्ट लगेगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अब हम इसको पूरे को वापस रिवाइज कर देते हैं। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1930 ऑब्जेक्टिव क्या है? टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस और अनऑथराइज डिडक्शंस नहीं होनी चाहिए, उसको रोकने के लिए ये एक्ट बना है। ठीक है, तो इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है? अप्लाइज टू एम्प्लॉयज डूइंग अप टू वेजेस टू ए सर्टेन सीलिंग करंटली नोटिफाइड अंडर 24,000 मंथली। तो ये इसकी लिमिट है कि 24,000 तक कोई कमा रहा है तो उस पर ये एप्लीकेबल होता है। कवर्स फैक्ट्रीज आता है, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट होता है, रेलवेज होता है, माइंस होता है, प्लांटेशन, इन सबको ये कवर करता है। ऑथोरिटी को कौन इम्प्लीमेंटेड बाय इंस्पेक्टर्स, जो कि अपॉइंट किए जाते हैं सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा। प्रोवाइड्स ग्रीवांस रीएड्रेस थ्रो एन अथॉरिटी अंडर द एक्ट लाइक लेबर कमिश्नर, इसमें ग्रीवांस रीएड्रेसल भी बनाया जाता है एक, जो अथॉरिटी रहती है इसमें। मोड ऑफ पेमेंट करंट कोइन हो गया, नोट्स हो गया, या दोनों में पे कर दे, बैंक चेक से कर दे, लेकिन कंसेंट के साथ होना चाहिए। टाइम ऑफ पेमेंट कितना होता है? अगर 1,000 से कम एम्प्लॉय है किसी एस्टेब्लिशमेंट में तो 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगली महीने की 7 तारीख तक उसको पेमेंट मिल जाना चाहिए। और 1,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय है तो 10 तारीख तक उसको अगले महीने की मिल जाना चाहिए। और टर्मिनेशन होता है तो 2 वर्किंग डेज या 48 आवर्स, इसमें उसका पेमेंट उसको वेजेस उसको मिल जाना चाहिए। डिडक्शंस कौन कौन सी परमिट कर रखी है? ओनली स्पेसिफाइड डिडक्शंस अलाउड है। कौन कौन सी है? फाइन अगर कुछ इस पे, एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटीज़ के लिए काट सकता है, डैमेज लॉस हुआ है एम्प्लॉय से उसके लिए काट सकता है, हाउस रेंट के लिए काट सकता है, अगर कुछ एमिनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है तो उसके लिए एम्प्लॉय की वेजेस में से पैसे काट सकता है, रिकवरी उसने कुछ उसको लोन दे रखा है तो उसके लिए काट सकता है, इनकम टैक्स के लिए काट सकता है, और पीएफ कंट्रीब्यूशन के लिए काट सकता है। पेनल्टीज़ इसमें सब में अलग अलग है, तो पेनल्टीज़ हमने यहाँ पे ऐसे एक सब में ऐसे डाली नहीं कि मैंने यहाँ पे कि कितनी है, वो फालतू फिर बहुत कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए मैंने ये बता दिया कि इसमें इम्प्रीजमेंट और इलीगल डिडक्शंस के और डिलेड पेमेंट्स के लिए इसमें फ़ाइन या इम्प्रीजमेंट दोनों हो सकता है। अब देखो फ्रेंड, फ्रिक्वेंटली कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए कि एक तो टाइम लिमिट 7th और 10th, कोई 1,000 से कम है तो 7 तारीख, और 10,000 से ज़्यादा है तो 10 तारीख। वेजेस सीलिंग कितनी है? मोड ऑफ पेमेंट क्या है? ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन भी हो गया वेजेस एक्ट से। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो इसमें भी क्या पूछा है, कौन कौन से करेक्ट है? स्टेटमेंट पढ़ो। इट प्रोवाइड्स फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, ये एक्ट बना ही इसीलिए था, ये आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा, इट कवर्स मैटर्स लाइक स्ट्राइक, लॉकआउट्स, रिट्रेंचमेंट एंड लेऑफ्स, इन सब को हमने काफ़ी डिटेल में देखा था कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो यहाँ हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने काफ़ी बार इन चीज़ों को रिवाइज़ कर लिया होगा और आपको ये सब जाने पहचाने लग रहे होंगे। जो भी मैं इसमें वीडियो के लास्ट में कुछ 1-2 एक्ट्स है वो बिल्कुल नए हैं, तो उनके लिए मैं आपसे उम्मीद नहीं करता कि आपने उनमें से कुछ पढ़ा हुआ होगा, मैं उनको अच्छे से बताऊँगा यहाँ पर, लेकिन जो हमने पढ़ लिया वो आपको अच्छे से आना चाहिए। तो ये वाला सही है। इट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऐसा हमने कहीं कुछ नहीं पढ़ा, तो ये बिल्कुल गलत है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, कुछ एक्सट्रीम कीवर्ड्स होते हैं जो हमेशा तो नहीं, लेकिन 90% केसेस में स्टेटमेंट्स में वो गलत स्टेटमेंट्स को गलत कर देते हैं। जैसे यहाँ पे ओनली हो गया, और मान लो कि परफेक्टली हो गया, और मान लो कि ऑलवेज हो गया। ये कुछ ऐसे एक्सट्रीम कीवर्ड्स होते हैं जो
90% केसेस में वो स्टेटमेंट गलत हो जाता है। जैसे ये ओनली लगा दिया तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पे ये लागू होता है, ऐसे कह रहा है। अगर मान लो एक भी कोई दूसरा एस्टेब्लिशमेंट ले लिया तो स्टेटमेंट अपने आप गलत हो जाएगा। इसलिए इस वाले में 1 एंड 2 ओनली, ये दोनों करेक्ट हैं। तो पहला करेक्ट क्यों है? क्योंकि पहले हमने क्या बोला है कि इट प्रोवाइड्स द इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, तो इसीलिए एक्ट बना था। द एक्ट एस्टेब्लिशेस मैकेनिज्म फॉर इन्वेस्टिगेशन, कंसिलेशन, आर्बिट्रेशन एंड एडजुक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। एग्जाम्पल के लिए लेबर कोर्ट्स बने, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स बने। हमने 7 टाइप के लगभग पढ़े थे कि क्या क्या बना है, तो हम आगे और उसको वापस डिस्कस कर लेंगे। स्टेटमेंट 2 क्यों करेक्ट है? क्योंकि स्ट्राइक, लॉकआउट्स, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, क्लोजर, इन कंडीशंस को ये सबको कवर करता है, इसलिए सही है। ये क्यों गलत है? क्योंकि द एक्ट अप्लाइज टू ऑल एस्टेब्लिशमेंट इन बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, नॉट ओनली PSUs, जहाँ पे इसने सिर्फ PSU के लिए बोला है। तो ऐसे क्वेश्चंस UPSC पूछता है जिसमें आपको ऐसे फंसा देता है। और एक्सट्रीम कीवर्ड्स 90% केसेस में गलत होता है। पहले आपको हमेशा, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा गलत होता है, 90% केसेस में रहता है। सबसे पहले आपको नॉलेज यूज़ करना है अपना। अगर आपको इसकी नॉलेज है तो ही आपको इसको करना है। और अगर मान लो आपका फिर भी करने का मन है कि आपका अंदर से फीलिंग आ रही है कि यार ये एक्सट्रीम कीवर्ड की वजह से गलत हो सकता है, या फिर आप चांस लेना चाहते हैं, थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, तो आप फिर उसको गलत कर सकते हैं या सही कर सकते हैं, जो भी हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमने ये देख लिया है कि ये सभी पे लगता है कि जैसे बहुत प्राइवेट हो या पब्लिक सेक्टर, कोई सा भी हो। तो अब इसको हम वापस रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रिवेंट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एंड प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर दियर सेटलमेंट, प्रमोट इंडस्ट्रियल पीस एंड हारमनी। ठीक है, हमने इसमें एक सेक्शन 2 के पढ़ा था, आपको याद हो तो, जिसमें 3 टाइप के वो देखे थे कि किस किस के बीच डिस्प्यूट हो सकता है। कि एक तो एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच हो सकता है, वर्कर और वर्कर के बीच हो सकता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच हो सकता है। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप वापस इस एक्ट को जाके दोबारा वापस एक बार पूरे वीडियो को रिवाइज करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या होती है? अप्लाइज टू वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स। ये किस किस में एक्सक्लूड है? एग्रीकल्चर लेबर में, डोमेस्टिक सर्वेंट्स में, मैनेजरियल स्टाफ में अबव प्रेस्क्राइब्ड सैलरी। कुछ एक प्रेस्क्राइब्ड सैलरी दे रखी है, उससे अगर कोई मैनेजर की पोस्ट पे है तो उस पर ये लागू नहीं होता है। तो इसकी डेफिनेशंस में देखिए, इंडस्ट्री की डेफिनेशन देखनी है आपको, वर्कमैन की और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की। इंडस्ट्री क्या है कि बोर्ड है, इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, सर्विस, इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स एट्सेट्रा। वर्कमैन एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्री एक्सक्लूडिंग मैनेजरियल सुपरवाइजरी रोल्स, जिसमें भी एक उसकी सैलरी की लिमिट होती है, उससे ज़्यादा है तो उनको एक्सक्लूड करते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, डिसएग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ ऑन एम्प्लॉयमेंट कंडीशन एट्सेट्रा। ये सब डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करने के लिए एक्ट बना है। ऑथोरिटीज़ कौन सी है इसमें? कॉन्साइलेशन ऑफिसर है, लेबर कोर्ट है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है और नेशनल ट्रिब्यूनल है। ठीक है, तो आप इनको देख लीजिएगा एक बार, मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा। टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट्स मतलब स्ट्राइक एंड लॉकआउट हो गया, ले ऑफ एंड रिट्रेचमेंट हो गया, क्लोजर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट हो गया, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस हो गया। अब इसमें सेटलमेंट मैकेनिज्म क्या होता है? एक तो नेगोशिएशन होता है, एक कंसाइलेशन होता है, मतलब समझौता होता है, इसका मतलब समझौता समझौता। आर्बिट्रेशन होता है, मतलब कोई बीच वाला बंदा, एक बंदा आएगा और उनकी दोनों के साइड से दोनों को समझाएगा, वो एक तरीके से आर्बिट्रेशन हो जाएगा। मतलब कहते नहीं पंचवन्ना बीच में, वो चीज़ है। और एडजुडिक्शन बाय लेबर कोर्ट्स ट्रिब्यूनल्स, और जो कोर्ट्स, लेबर कोर्ट्स वगैरह, उनके फैसले जिनको अवार्ड कहते हैं या सेटलमेंट कहते हैं वो इसमें मैकेनिज्म है सेटलमेंट के। पेनल्टीज़ भी लगती है कि इलीगल स्ट्राइक और लॉग आउट कर रहे हो तो वो पनिशेबल है। एम्प्लॉयज़ वायलेटिंग प्रोविजंस, मतलब रिट्रेचमेंट करना है, ले ऑफ कर रहा है, ले ऑफ के भी कुछ रूल होते हैं, उनको नोटिस देना पड़ता है एम्प्लॉय को, ये सब करते हैं तो उनको भी पेनल्टी लगती है। तो आपको इस चीज़ में, आपको इस वाले एक्ट में क्या क्या जाके रिवाइज करना है कि इनकी डेफिनेशंस आपको करनी है, मैकेनिज्म क्या है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन क्या है, कवरेज ऑफ एक्ट क्या है, और एम्प्लॉयज़ के राइट्स क्या है। तो ये इसके लिए इम्पोर्टेंट। और आपको साथ में इसमें जो मैकेनिज्म है
इसमें ऑथोरिटीज़ है उनको जाके वापस रिवाइज़ करना है, वो इम्पोर्टेंट है। और आपको इसमें ठीक है, आप इतना जाके इसमें रिवाइज़ करना है। और साथ में इनकी डेफिनेशंस कि भाई लॉकआउट क्या होता है, रिट्रेचमेंट क्या होता है, और कंडीशंस की नोटिस वगैरह कितने दिन का होना चाहिए, ये सब आपको जाके रिवाइज़ करना है उस लेक्चर में। बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिया। अब आता है मैटरनिटी बेनिफिट, जो कि एक्ट अमेंडमेंट से लिया है 2017। जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है वो अलग है और ये अमेंडमेंट अलग है, लेकिन हम उसको यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे। लेकिन नहीं, मैंने इसमें सिर्फ एक्ट 2017 डाला है, तो आपको जाके इसको वीडियो को रिवाइज करना है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट वाला जो वीडियो है उसको। तो इसमें भी इसने करेक्ट पूछा है, इस स्टेटमेंट्स को आपको कंसिडर करके बोलना है, बताना है कि कौन कौन सा करेक्ट है। कि इट इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ पेड मैटरनिटी लीव फ्रॉम 12 वीक्स टू 26 वीक्स। ठीक है, हमने ये उसमें पढ़ा था कि 12 वीक्स का था पहले, जो ओरिजिनल एक्ट था आई गेस 1961 का था, तो और उसको बाद में 26 वीक्स कर दिया था। इंट्रोड्यूस्ड मैंडेटरी क्रीच फैसिलिटी फॉर एस्टेब्लिशमेंट विद 50 और मोर वुमेन, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये भी हमने उसमें देखा था। इट प्रोहिबिट्स द डिसमिसल ऑफ वुमेन ड्यूरिंग मैटरनिटी लीव, ये इसी के लिए बना ही एक्ट इसीलिए था ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जाए ड्यूरिंग मैटरनिटी। तो इसमें तीनों करेक्ट हो जाएंगे आपका आंसर। और क्यों करेक्ट हो जाएंगे वो देखो, पहले वाले की हम बात करते हैं कि हाँ मैं कह रहा था 1961 का जो ओरिजिनल एक्ट है वो है ये, इसमें 12 वीक का प्रोवाइड करते थे, लेकिन इसको अमेंड किया 2017 में, इसको 26 वीक्स कर दिया कि दो चिल्ड्रन तक उनको 26 वीक तक की मैटरनिटी लीव मिल जाएगी विद वेजेस। और अगर दो से ज़्यादा मतलब तीसरा चाइल्ड होता है या चौथा चाइल्ड होता है उसके लिए उसके 12 वीक्स की मिलेगी। दो चाइल्ड तक की 26 चाइल्ड तक की 26 वीक्स की उसको मैटरनिटी लीव मिलेगी। ठीक है, स्टेटमेंट 2 क्यों करेक्ट है, क्योंकि 50 और मोर एम्प्लॉय है तो उसके लिए मैंडेटरी हो जाता है एम्प्लॉयर के लिए कि उसको क्रीच फैसिलिटी, क्रीच फैसिलिटी मतलब शिशु गृह है जहाँ पे बच्चों को रखा जाता है। वुमेन जो काम कर रही है, जो मदर है, उसको 4 विजिट्स पर डे उसको अलाउ होते हैं, वो 4 बार जाके अपने बेबी से मिल सकती है। और स्टेटमेंट 3 क्यों करेक्ट है, इसमें स्टेटमेंट 3 में क्या पूछा था, डिसमिसल, हाँ ठीक है। स्टेटमेंट 3 एक्ट प्रोवाइड डिसमिसल और डिस्चार्ज ऑफ वुमेन ड्यूरिंग मैटरनिटी लीव। एम्प्लॉयर्स कैन नॉट रिड्यूस बेनिफिट्स और टर्मिनेट एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू प्रेगनेंसी। इसमें एक कंडीशन थी, आपको याद हो तो, कि किस केस में वो आपको टर्मिनेट कर सकता है, वो था मिस बिहेवियर, एक्सट्रीम मिस बिहेवियर कुछ ऐसे करके था, मिसकंडक्ट, सॉरी मिस बिहेवियर नहीं, मिसकंडक्ट। ठीक है, और मैटरनिटी इसको हम डिस्कस करते हैं, इसके जो 2017 का एक्ट है उसको। तो इसमें हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ वुमेन एम्प्लॉय ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ये इसको प्रोटेक्ट करता है। प्रमोट वर्क लाइफ बैलेंस एंड एनकरेज वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन वर्क फोर्स, ये इसको प्रमोट करता है। एप्लीकेबिलिटी क्या, ऑल एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 10 और मोर पर्सनस, ये आपको हर एक्ट का आपको ये ध्यान रखना है कि कितने एम्प्लॉय पर वो लागू होता है या किस कंडीशंस में वो लागू होता है। अगर आप ये भी याद ना कर सको कि कहाँ कहाँ लागू होता है, तो आप कम से कम ये तो याद रहना ही चाहिए वो कि मिनिमम जहाँ जिस एक्ट में दे रखा है मिनिमम एम्प्लॉय, उनको तो आपको याद करना है। फैक्ट्रीज पे, शॉप्स पे, एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट ऑफिस सब पे लागू होता है। कि प्रोविज़न का मैटरनिटी लीव 26 वीक्स फॉर वुमेन विथ 2 और लेस देन 2 चिल्ड्रन, ये 2 से ज़्यादा है तो 12 वीक्स का उसको मिलेगा। लीव कैन स्टार्ट 8 वीक्स बिफोर एक्सपेक्टेड डिलीवरी एंड एक्सटेंड पोस्ट डिलीवरी। मैंने बताया था कि इसी डेट पे मान लो यहाँ डिलीवरी है तो उसके 8 वीक्स पहले ले सकती है और उसके 18 वीक्स तक ले सकती है, या फिर पूरा एक साथ 26 वीक्स का वो मैटरनिटी लीव ले सकती है। क्रीच फैसिलिटी रिक्वायर्ड इन एस्टेब्लिशमेंट जिसमें 50 या 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हो वहाँ पे, इंक्लूडिंग मैन एंड वुमेन, ये भी आपको याद रखना है, इंक्लूडिंग मैन एंड वुमेन। 50 या 50 से ज़्यादा है तो वहाँ पे मैंडेटरी हो जाता है क्रीच फैसिलिटी। एक सेकेंड, अब वर्क फ्रॉम होम भी इसमें एलिजिबल है मैटरनिटी लीव, लेकिन दोनों एग्री करनी चाहिए, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, जो मदर है और वो एम्प्लॉयर है वो दोनों एग्री करनी चाहिए। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसमिसल, नो रिडक्शन इन वेजेस और एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन ड्यूरिंग मैटरनिटी लीव, उसके वेजेस में कोई डिडक्शन नहीं होनी चाहिए और उसका टर्मिनेशन नहीं होना चाहिए मैटरनिटी लीव के दौरान। नोटिस रिक्वायरमेंट, वुमेन मस्ट इन्फॉर्म एम्प्लॉय एटलीस्ट 10 वीक्स बिफोर एक्सपेक्टेड। देखो हमने ये वाली चीज़ हमने उसमें कवर नहीं की थी, ये छूट गई थी, तो अब आप इसको याद कर लेना कि वुमेन को इन्फॉर्म करना चाहिए अपने एम्प्लॉयर को
एटलीस्ट 10 वीक्स बिफोर एक्सपेक्टेड डिलीवरी। इस पॉइंट पे कहीं पे यहाँ पे डिलीवरी है तो उसके 10 वीक्स पहले उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को अपनी डिलीवरी के बारे में, ठीक है। इसमें पेनल्टीज़ है, तो फाइन्स एंड इम्प्रेजमेंट है। यहाँ पे आपको जाके क्या क्या वहाँ से रिवाइज करना है। एक तो आपको क्रीच फैसिलिटी वाला आपको वापस से जाके रिवाइज करना है, क्रीच फैसिलिटी, और बेनिफिट्स क्या क्या हैं इस एक्ट के वो आपको याद करना है, और आपको जाके फाइन्स याद करना है, और एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट दे रखी है कि कब तक वो मान लो कुछ वायलेशन होता है तो कब तक उसके लिए अप्लाई कर सकती है, या फिर कहे तो उसके लिए क्या कहते हैं यार, उसको क्या कहते हैं कि जाके वो शिकायत कर सकती है। कौन कौन ऑथोरिटीज़ है, आपको ये जाके उस एक्ट से रिवाइज करना है, जिसकी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी है लेबर लॉज के चैनल के प्लेलिस्ट में। अब जो पांचवा क्वेश्चन है वो है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ESI एक्ट 1948, जो कि इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, और एक EPF एक्ट हमारे EPFO के एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम इसमें ESI एक्ट देख रहे हैं 1948। इसमें फिर से करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है इस एक्ट से, तो इट प्रोवाइड्स फॉर मेडिकल के लिए भी करता है, सिकनेस के लिए भी करता है, मैटरनिटी बेनिफिट के लिए भी करता है, तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। इट अप्लाइज टू एम्प्लॉयज अर्निंग वेजेस अप टू 21,000 पर मंथ, ये बिल्कुल सही है। बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट, बिल्कुल ये भी सही है। और क्या क्या परसेंटेज है वो हम देखते हैं अभी। तो ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्यों करेक्ट है कि सोशल सिक्योरिटी के लिए को इंक्लूड करता है, जिसमें मेडिकल बेनिफिट हो गया फॉर एम्प्लॉय एंड डिपेंडेंट्स, दोनों के लिए होना चाहिए। सिकनेस को सिकनेस बेनिफिट देता है, मैटरनिटी बेनिफिट देता है, डिसेबलमेंट एंड डिपेंडेंट बेनिफिट देता है, जिसमें डेथ का भी प्रोविज़न अलग से है। दूसरा क्यों है, क्योंकि ये किस पे अप्लाई होता है, जिसकी अर्निंग वेजेस अप टू 21,000 पर मंथ है, उस पर ये एप्लीकेबल होता है। करंट कंट्रीब्यूशन इस एड कितना कितना, एम्प्लॉयर भरेगा 3.25% ऑफ वेजेस और एम्प्लॉय भरेगा 0.75% ऑफ वेजेस, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला कंट्रीब्यूशन। अब वापस इसको हम पूरा रिवाइज कर लेते हैं। ये आपने ऊपर देख लिया कि क्या क्या है कि सिकनेस, मैटरनिटी, एम्प्लॉयमेंट, इंजरी, डेथ, ये सबको कवर करता है। ये एक सोशल सिक्योरिटी एंड हेल्थ प्रोटेक्शन है, एक स्कीम है, मतलब इंश्योरेंस है। एप्लीकेबिलिटी नॉन सीजनल फैक्ट्रीज अप्लाइज टू नॉन सीजनल फैक्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 10 और मोर एम्प्लॉयज़ वेरीज बाय स्टेट। ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग वेरी करता है, लेकिन जहाँ पे 10 है वहाँ पे ये एप्लीकेबल होता है। वेजेस सीलिंग 21,000 मंथ है, मे डिफर फॉर स्पेसिफिक स्टेट्स के लिए, कुछ स्टेट्स के लिए अलग हो सकता है, लेकिन जो एक्ट में दे रखा है वो 21,000 पर मंथ होने चाहिए। बेनिफिट में इसमें मेडिकल बेनिफिट देता है कि फुल मेडिकल केयर टू इंश्योर पर्सन एंड फैमिली और जो पर्सन है उसको पूरा मेडिकल बेनिफिट देगा। सिकनेस बेनिफिट देगा। कैश पेमेंट ड्यूरिंग सर्टिफाइड सिकनेस 70% ऑफ वेजेस तक देगा। मैटरनिटी बेनिफिट देगा 26 वीक्स की, जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट बना हुआ है उसके लिए अलग से। डिसेबलमेंट बेनिफिट देगा, परमानेंट या टेम्परेरी डिसेबलमेंट ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी, काम के दौरान उसको कोई परमानेंट या टेम्परेरी डिसेबलमेंट होता है तो उसका भी उसको बेनिफिट मिलेगा। डिपेंडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा फॉर सर्वाइवर्स इन केस ऑफ डेथ ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट, अगर किसी की डेथ हो जाती है उसके ऊपर जो डिपेंडेंट है उन सबको उसका बेनिफिट मिलेगा इंश्योरेंस का। फ्यूनरल एक्सपेंस भी देता है, पेड टू द फैमिली ऑफ द डिसीज इंश्योर्ड पर्सन, इस फ्यूनरल एक्सपेंसेस भी इसमें दिया जाता है। फंड मैनेजमेंट, इसमें क्या फंड मैनेजमेंट का किसी ना, फंड कलेक्टेड बाय कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं उसको, फिर वहाँ पे उसका मैनेजमेंट ये खुद ही ESI जो हमारी इंस्टीट्यूट वो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको खुद मैनेज करती है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेट बाय ESI कॉर्पोरेशन अंडर, ये जो हमारी ESI कॉर्पोरेशन है वो किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर, जिसके अंदर EPFO भी आता है। पेनल्टीज, फाइन्स, इम्प्रिजनमेंट दोनों हो जाती है इसके वायलेशन पे, तो आपको जाके याद करना है कितनी पेनल्टी लग जाती है, और फ्यूनरल एक्सपेंसेस कितने हैं। मैं चाहूँ तो उन सबको यहाँ पे बता दूँ, लेकिन आप जाके फिर दोबारा रिवाइज़ नहीं करोगे, तो आपको एक फोमो होना चाहिए। फोमो जानते हो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये आपको होना चाहिए कि कहीं मुझसे ये छूट ना जाए, तो आप इस बहाने जाके याद कर लोगे। और आपको फ्यूनरल एक्सपेंसेस कितने हैं वो आपको जाके चेक करना है। और डिसेबलमेंट, एक तो परमानेंट वाला एक टेम्परेरी वाला, उसमें कितना वेजेस उसको मिलता है परसेंटेज, वो आपको जाके चेक करना है मेन लेक्चर में, जिसकी प्लेलिस्ट में जिसकी वीडियो डली हुई है। तो आ जाओ अब
क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बिल्कुल हमारे लिए नया एक्ट है। एक सेकंड में पानी पी लूँ भाई। ठीक है। तो देखो, जो बॉन्डेड लेबर सिस्टम है, एबोलिशन एक्ट है, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट, जिस एबोलिशन के लिए 1976 में आया। ये मैंने आपको लेक्चर में कंप्लीट नहीं, मतलब पढ़ाया नहीं था, लेकिन यहाँ पे हम इसको अब कंप्लीट कर लेंगे। सारा का सारा इसके जो भी प्रोविज़न है, जो इम्पोर्टेंट है, वो सब हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि इसमें ही हो सकता है मैं इसका अलग से लेक्चर अपलोड ना करूँ। यहाँ पे ही बॉन्डेड लेबर का मतलब तो जानते हो ना भाई, बंधुआ मजदूर होता है, बंधुआ मजदूर। तो इसमें देखो, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, पहले इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर इसको रिवाइज करते हैं फटाफट। बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इट एबोलिशेस द बॉन्डेड लेबर। नाम से याद पता लग रहा है कि एबोलिशन के लिए बनाया, तो ये सिस्टम इन ऑल इट्स फॉर्म। देखो, ऑल वैसे एक एक्सट्रीम कीवर्ड होता है, ऑल जैसे ओनली था, ऑलवेज था, वैसे एक्सट्रीम कीवर्ड होता है। लेकिन मैंने कहा पहले ही, पहले आपको नॉलेज का यूज करना है। तो बॉन्डेड लेबर, इसमें कॉमन सेंस लगाना है कि बॉन्डेड लेबर होता है, चाहे वो कोई से फॉर्म में हो, तो इस सबको एबोलिश करने के लिए एक्ट बना होगा। तो ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। इस इट एक्सटिंग्विशेस द लाइबिलिटी टू रीपे बॉन्डेड डेब्ट। ये भी सही है कि भाई ये लाइबिलिटी को, मतलब जो रीपे बॉन्डेड डेप्ट है उसको, लाइबिलिटी जो लाइबिलिटी है उसको ख़त्म करने की बात करता है, ये भी ठीक है। इट प्रोवाइड्स रिहेबिलिटेशन मेजर्स फॉर फ्रीड बॉन्डेड लेबर्स। अगर कोई मान लो बॉन्डेड लेबर था, वो फ्री हो गया अब, तो उसके रिहेबिलिटेशन के लिए भी प्रोवाइड करवाता है, मेजर्स करता है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ये 1 2 3 इसमें तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। पहला क्यों करेक्ट होएगा? क्योंकि completely abolishes the system of bonded labor, which is a form of forced labor where a person plays their work or services to repay a debt. बॉन्डेड लेबर आपने हिस्ट्री में थोड़ा पढ़ा होगा कि बॉन्डेड लेबर बेसिकली होते क्या थे। या तो उनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया जाता था, जैसे कि मान लो जब ब्रिटिश एरा चल रहा था, तो उस टाइम में क्या होता था, यहाँ से लोगों को जहाज़ों में भर भर के लेकर जाया करता था। उनको पहले यहाँ वादे किए जाते थे कि हम आपको विदेश में ले जाएंगे, वहाँ जैसे कि साउथ अफ्रीका में ले जा रहे हैं, वहाँ पे सोने की खदानों में काम करवाने के लिए। तो उनसे कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाता था कि आपको इतने साल यहाँ पे जाके काम करना है, और उसमें कॉन्ट्रैक्ट में लिख भी दिया जाता था कि हमारे बॉन्डेड लेबर रहेंगे। लेकिन जो कि एजुकेशन की कमी की वजह से वो लोग पढ़ते नहीं थे, और उनको बस बेनिफिट्स बता दिए जाते थे कि आपको इतना पैसा मिलेंगे, ये फैसिलिटीज़ मिलेगी, और आपका इतने साल का एग्रीमेंट रहेगा, और आप इसमें कुछ कंडीशन से इनको फुलफ़िल नहीं करते तो आपको ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रहेगा, आपको लगातार काम करना पड़ेगा। तो वो लोग वहाँ पर चले जाते थे। होता क्या था, जहाज़ों में उनको भर भर के वहाँ ले जाया जाता था। अब मान लो 5 साल का उनका एग्रीमेंट था, तो उनको 5 साल तो काम करवाया जाता था, अच्छे से खूब रगड़ा जाता था। उसके बाद 5 साल के बाद कहते थे कि अब खुद चले जाओ, जाना है तो। भाई उनको इतनी वेजेस दिया जाता था कि वो वहाँ पे ज़िंदा रह सके, ना कि वो अपने शिप का किराया दे सके या कुछ और कर सके। तो वो कभी वहाँ से वापस आ ही नहीं पाए। तो वो एक तरह के बॉन्डेड लेबर था, कॉन्ट्रैक्ट था। उनको फोर्स लेबर किया जाता था, उनको शपथ दिलाई जाती थी। या फिर दूसरा कंडीशन क्या होती थी पहले, कि मान लो कोई साहूकार है, एक आदमी जो उस साहूकार के पास जाता है कर्जा लेने, वो उसको कर्जा दे देता है, इंटरेस्ट पे, ब्याज पे कर्जा दे, और ब्याज अपने मन माने ढंग से बहुत भयंकर तरीके से बढ़ाता है। इतना हो जाता है कि वो उस आदमी के लिए पूरे जीवन काल, अगर वो काम पूरे अपनी ज़िंदगी काम कर ले तो उसके लिए रिपेयर नहीं कर पाएगा। तो वो क्या कहता था कि भाई तुझसे कर्जा तो चुकेगा नहीं, एक काम कर, तू मेरे यहाँ पे काम कर ले अब, और काम करता रहे, मैं तुझे खाने पीने का देता रहूँगा। और वो बंधुआ मजदूर हो जाता था उस तरीके का। एक पहले एक सीरियल आया करता था बंधुआ मजदूर के ऊपर, डीडी नेशनल पे, बहुत बढ़िया सीरियल था, मैं मम्मी के साथ देखा करता था। तो उसमें कुछ ऐसा ही सिस्टम था, उस यही चीज़ उसमें दिखाई गई थी। ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट क्यों है? क्योंकि फोर्स लेबर है, वेर ए पर्सन प्लेस, उसको शपथ दिलाई जाती है और दियर वर्क टू सर्विस टू रिपे ए डेब्ट, तो कर्जे को उतारने के लिए उसको काम करना पड़ेगा। स्टेटमेंट 2 करेक्ट क्यों है? ऑल डेब्ट्स प्रीवियसली बाउंडेड लेबर्स आर एक्सटिंग्विश्ड, दे आर नॉट लाइबल टू रीपे एनीथिंग अंडर दिस एक्ट। वो इसमें एक्ट में कहा है कि कोई भी अगर जो पहले का
लाइबल था वो कुछ पे करने का, तो इसमें अब वो पे करने की उसको ज़रूरत नहीं है। और प्रीवियसली बाइंडेड, पहले तो बाइंडेड था, लेकिन लेबर्स आर एक्सटिंग्विश्ड, मतलब उनको ख़त्म कर दिया। दे आर नॉट लाइबल टू पे रीपे एनीथिंग अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट में बताया गया कि उनको कुछ भी पे करने की अब ज़रूरत नहीं है, बॉन्डेड लेबर नहीं कर रहेंगे वो। स्टेटमेंट 3 क्या बात करता है? द एक्ट प्रोवाइड्स रिहेबिलिटेशन मेजर्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट, स्किल डेवलपमेंट एंड लैंड अलॉटमेंट वेयर एप्लीकेबल टू हेल्प फ्रीड बॉन्डेड लेबर्स। अब इस एक्ट से मान लो किसी को फ्री कराया गया, उनको बोला गया कि तुमको कुछ भी डेप्ट वगैरह पे करने की जरूरत नहीं है, तो अब भाई वो क्या करेंगे? उनके लिए कुछ काम तो होना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट देना पड़ेगा, उनको लैंड अलॉटमेंट करानी पड़ेगी जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे। तो ये प्रोविज़न इसमें किया गया, तो ये स्टेटमेंट 3 इसलिए करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि ये एक्ट क्यों बना होगा और इसके क्या मैकेनिज्म रहा होगा, और इसका क्या मतलब ऑब्जेक्टिव्स रहे होंगे, क्या गोल्स रहे होंगे। तो आपको ये आपको पता लग गया होगा। तो ठीक है, एक बार इसको पूरा रिवाइज कर देते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एलिमिनेट बॉन्डेड लेबर, मतलब इन इंडिया कम्प्लीटली, जो बंधुआ मजदूरी है उसको इंडिया में पूरी तरह ख़त्म करना। टू सिक्योर सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी, सोशल जस्टिस और ह्यूमन डिग्निटी को सिक्योर करना फॉर वनरेबल वर्कर्स, जो भी ऐसे वनरेबल वर्कर्स है उनके सोशल जस्टिस और ह्यूमन डिग्निटी को इंश्योर करना इस एक्ट का काम है। इंश्योर दैट नो पर्सन इज़ फोर्स्ड इनटू इनवॉलंटरी लेबर टू रीपे डेब्ट्स, ये इंश्योर करेगा कि कोई भी जो पर्सन है उसको जो कि फोर्स किया गया है इनवॉलंटरी, उसकी बिना मर्जी के काम के अंदर टू रीपे डेब्ट्स, उसको कोई कर्जा उसको चुकाने के लिए, उसको इंश्योर करेगा कि कोई ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए हमारे इंडिया में। डेफिनेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर, इसमें बॉन्डेड लेबर की डेफिनेशन क्या दी है? बंधुआ मजदूर की, लेबरर प्लेस दियर वर्क और सर्विस टू रीपे डेब्ट, कि जो काम करवाने वाला है वो उनसे शपथ दिलवाता है उनके सर्विस देने की, और सर्विस देकर उनका जो डेब्ट है, उनका कर्जा, उसको रीपे करने की। टिपिकली फोर्स्ड अंडर कोएशन, जो ज़बरदस्ती में उसको करवाया जाता है। एंड ऑफन हेरिडिटी, और ये वंशानुगत भी हो जाता है। ठीक है, जैसे किसी का पिताजी बंधुआ मजदूर था, अब उनकी डेथ हो गई, उसका एक बेटा है, तो अब उसका बेटा आके वहाँ पे करेगा, फिर उसके बाद उसका बेटा आएगा, वंशानुगत। अब वो पेमेंट का वो सिस्टम ही ख़त्म कर दिया उन्होंने, मतलब अब वो एक तरीके से वंशानुगति चालू कर दिया, बंधुआ मजदूरी। तो ये चीज़ गलत है, तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए एक्ट बनाया गया। पेमेंट ऑफ वेजेस मिनिमल और नन। और इसमें क्या बताया कि भाई अब जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट पड़ा, तो उस वो चीज़ें भी इन पे अब लागू होनी चाहिए कि उनको एक मिनिमम वेज देना पड़ेगा। जैसे कि मान लो पहले कह देते कि तुम हमारे यहाँ काम करो, हम तुमको रोटी दे देंगे, खाना, तुम कम से कम जिंदा तो रहोगे, अपना कर्जा तो तुमसे चुकेगा नहीं, तुम कम से कम जिंदा तो रहोगे, हमारे यहाँ काम करते रहो। लेकिन नहीं, मिनिमम वेजेस भी उनको मिलना चाहिए। तो ये चीज़ें कॉमन किस में? कि एग्रीकल्चर में ब्रिक, जो ईंट भट्टे उनमें, माइनिंग में, स्टोन क्वारीज में जो पत्थर तोड़ने वगैरह की होती, एंड डोमेस्टिक वर्क, घर के काम में जैसे नौकर वगैरह भी बना लेते थे। तो ये सब चीज़ें क्या है? ये बॉन्डेड लेबर है, जिसमें बॉन्डेड लेबर में उनको कुछ वेजेस, मिनिमम वेजेस है वो नहीं दिया जा रहा, उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है। ये है बॉन्डेड लेबर। इसमें क्या की प्रोविजंस है? एबोलिशन ऑफ बॉन्डेड लेबर, ऑल बॉन्डेड लेबर सिस्टम आर इलीगल, सब इलीगल है, एंड वॉइड, सारे अवैध है। नो कॉन्ट्रैक्ट और डेब्ट कैन एनफोर्स बॉन्डेड लेबर, आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर लो या कोई भी कर्जा दे दो, आप कुछ भी कर लो, लेकिन किसी को आप बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते। चाहे वो पे कर रहा है नहीं पे कर रहा है वो अलग बात है, उसके लिए और चीज़ जो मैकेनिज्म है उसको आप फॉलो कीजिए, लेकिन आप उसको बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते। ये उसको बिल्कुल अबोलिश कर रहा है जो एक्ट है ये, बॉन्डेड लेबर एक्ट 1976। एक्सटिंग्विश द बॉन्डेड डेब्ट, ऑल डेब्ट्स प्रीवियसली बाइंडिंग बॉन्डेड लेबर्स आर फॉरगिवन, जो भी पहले के बाइंडिंग बॉन्डेड लेबर्स थे उनको सबको, जो उनका जो कर्जा था वो सब खत्म कर दिया, मतलब माफ़ कर दिया गया। क्रेडिटर्स कैन नॉट डिमांड रीपेमेंट इफ़ लेबर वॉज प्लेस्ड, क्रेडिटर है वो रीपेमेंट की डिमांड नहीं कर सकता, लेकिन इफ़ लेबर वॉज प्लेस्ड, अगर उसने उसको शपथ दिलाई है तो। ठीक है, वो ये नहीं कि उससे जाके बंधुआ मजदूरी करवाएगा, उसने शपथ दिलाई हो या नहीं दिलाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे बस बंधुआ मजदूरी नहीं करवाई जाएगी। रिलीज एंड रिहेबिलिटेशन, स्टेट गवर्नमेंट्स टू आइडेंटिफाई बॉन्डेड लेबर्स, स्टेट गवर्नमेंट्स को जो बंधुआ मजदूरी उनको आइडेंटिफाई करना है। फ्री ऑल आइडेंटिफाइड बॉन्डेड लेबर्स इमीडिएटली, जितने भी मान लो किसी कहीं पे गए, वहाँ पे उसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे बॉन्डेड लेबर सिस्टम चल रहा है, तो उसको तुरंत फ्री करना है उनको।
और वो जो बंधुआ मजदूरी चल रही है उसको तुरंत ख़त्म करना है, कोई कंडीशंस नहीं, बिल्कुल बंधुआ मजदूरी बिल्कुल नहीं रहेगी, मतलब 0% करना है उसको बिल्कुल। प्रोवाइड रिहेबिलिटेशन थ्रो, उनको उनको वापस उनको रिहेबिलेट करना है, कैसे कैसे कर सकते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंट दे के, स्किल ट्रेनिंग दे के, एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट दे के, उनको कुछ काम वाम लगा के, अलग से जो लीगल काम है, बंधुआ मजदूरी ना हो, जहाँ पे मिनिमम वेजेस एक्ट मिले, उनको राइट्स मिले, उनकी डिग्निटी रहे, उनकी इज्जत बनी रहे, ये सब चीज़ें उनको फिर रिहेबिलेट करना है। लैंड अलॉटमेंट इन रूरल केसेस, अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो उनको लैंड भी अलॉट की जाए। हाउसिंग सपोर्ट वेयर फिजिबल, जहाँ पे घर वगैरह अवेलेबल है उनको वहाँ पे हाउसिंग की फैसिलिटी भी दी जाए, मतलब उनको ठीक ज़िंदगी दी जाए एक तरीके से, बिल्कुल बंधुआ मजदूरी से हटाया जाए। ये बिल्कुल भी परमिट नहीं है, बिल्कुल वॉइड है, बिल्कुल इलीगल है, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, इसमें क्या है देखो, नो बॉन्डेड लेबरर कैन बी फोर्स्ड टू वर्क अगेन अंडर कोएशन, कोई भी जोर जबरदस्ती में कोई भी बंधुआ मजदूरी नहीं करेगा। ये इसमें प्रोहिबिशन एक इंसान के लिए भी ये लागू होते हैं कि भाई कोई भी स्थिति हो तुम कहीं पे जाके बंधुआ मजदूरी नहीं करोगे। एम्प्लॉयर्स हु अटेम्प्ट टू एम्प्लॉय फ्रीड बॉन्डेड लेबर इलीगली आर पनिशेबल, जो एम्प्लॉयर्स है जो वापस अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो भी मान लो किसी को फ्री करवा दिया, गवर्नमेंट आई और उसने फ्री करवा दिया बंधुआ मजदूरी से, अब इसको ये दोबारा बॉन्डेड बंधुआ मजदूर बना रहा है, तो ये इलीगल है और ये पनिशेबल है, उसके लिए उसको पनिशमेंट मिलेगी। इसमें ऑथोरिटीज़ कौन कौन होगी देखो, एक तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा रेस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग एंड रिलीजिंग बॉन्डेड लेबर, एक रजिस्ट्रार और लेबर ऑफिसर होगा, मतलब मेंटेन रिकॉर्ड्स फॉर ऑफ फ्रीड लेबरस, कितनों को उन्होंने फ्री कराया, कौन कौन बॉन्डेड लेबर था, उनका रजिस्टर मेंटेन करने का काम रहेगा, इनका मेंटेन रिकॉर्ड मेंटेन करने का। स्टेट गवर्नमेंट एंश्योर रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स एंड फंडिंग, ये जो रिहेबिलिटेशन दी जाएगी ये चीज़ें उनको स्टेट गवर्नमेंट करेगा, ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, इसमें ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज देखिए क्या है, बॉन्ड एम्प्लॉइंग बॉन्डेड लेबर, कोई बंधुआ मजदूरी कराया तो उसको 3 साल तक की जेल हो सकती है और 5,000 रुपये तक का फाइन हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। थ्रेटनिंग और कोर्सिंग ए फ्रीड बॉन्डेड लेबर, किसी को मान लो फ्री करवा दिया बॉन्डेड लेबर से, अब कोई वापस उसको धमकी दे रहा है, जो ज़बरदस्ती उससे काम करवाने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी पनिशेबल है अंडर आईपीसी एक्ट, मतलब जो ये कानून जो हमारा इंडियन पिनल कोड है उसके अंदर ये पनिशेबल ऑफेंस है। फेलियर टू इम्प्लीमेंट रिहेबिलिटेशन स्कीम, अब स्टेट्स को और ये काम दे रखा है रिहेबिलिटेशन का, अगर वो इस पर फेल होता है तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टीज़ लगाई जाएगी। जैसे कि मान लो कोई ऑफिसर उस पर काम कर रहा है, कि स्टेट गवर्नमेंट तो पूरी काम थोड़ी कर रही है, उसका कोई ऑफिसर ही होगा वो काम कर रहा होगा, अगर वो उसमें फेलियर हो रहा है किस में, रिहेबिलिटेशन स्कीम्स को लागू करने में, इम्प्लीमेंट करने में, तो उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टीज लगाई जाएगी, उस पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी वगैरह ये जो भी होती है वो सब की जाएगी। इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग, स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट सर्वे, स्टेट गवर्नमेंट सर्वे करती है टू आइडेंटिफाइड बॉन्डेड लेबर्स को आइडेंटिफाई करने में। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ रिलीज रिपोर्ट्स एंड एंश्योर प्रॉपर रिहेबिलिटेशन, जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ है वो रिपोर्ट्स रिलीज़ करती है और एंश्योर करती है जो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स है उनको। इसमें एनजीओ भी काम करते हैं, एनजीओ ऑफ इन असिस्टेंट मॉनिटरिंग एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके लिए जो अलग अलग एनजीओ बने हुए हैं वो भी इसमें काम करते हैं। तो ये सब इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग का काम करते हैं। जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गया, ये भी एक तरीके से हमारे बॉन्डेड लेबर इन सब इस चीज़ों को देखने का काम करता है। अब इसमें आपको रिलेवेंस कि ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये एक्ट हमने काफ़ी टाइम लेकर अब डिस्कस किया और हमने पूरा पढ़ लिया, इसमें क्या क्या प्रोविज़न है, पेनल्टीज़ वगैरह सब देख लिए। तो डेफिनेशन क्या है और डेब्ट एक्सटिंग्विश क्या है, रिहेबिलिटेशन प्रोविजंस क्या है, पेनल्टीज़ क्या है, ये अब हमने सब देख लिया। तो अब इसके लिए क्लैरिटी के लिए एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो ए फार्मर बोरोज मनी एंड प्लेजेस हिज फैमिली मेंबर्स टू वर्क इन द क्रेडिटर्स फील्ड अंटिल डेब्ट इज रिपेड। एक कोई किसान है, उसने किसी से उधार लिया और उसने शपथ ली कि वो और उसकी जो फैमिली मेंबर है वो उसके खेतों में काम करेंगे जब तक कि उसका पेमेंट नहीं हो जाता। तो अंडर दिस एक्ट डेब्ट इज एक्सटिंग्विश, वर्कर्स आर फ्रीड इमीडिएटली एंड रिहेबिलिटेशन सपोर्ट इज प्रोवाइड। तो एक्ट कहता है कि ये जो डेब्ट है ये इसको माफ़ कर दिया जाएगा पूरी तरह और उनको फ्री किया जाएगा, और कुछ भी और हो सकता है वो पॉसिबल चीज़ें किया जाएगी, लेकिन वो बंधुआ मजदूरी नहीं करवाई जाएगी उनसे। ठीक है, तो ये पूरा एक्ट हमने डिस्कस कर लिया है क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हुए। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ।
क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इक्वल रिएमुनरेशन एक्ट 1976। ये भी हमने वहाँ पे नहीं पढ़ा था, हमारी जो 10 लेक्चर्स की लेबर लॉज की पढ़ी है सीरीज़, प्लेलिस्ट पढ़ी है चैनल पे, उसमें हमने ये नहीं किया था, इसलिए हम इसको भी यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जो ये एक्ट है इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। रिम्यूनरेशन क्या होता है? बेसिकली सैलरीज वगैरह होती है, सैलरीज को रिम्यूनरेशन कहते हैं। एक सेकेंड रुको, बैटरी भी कम है, ठीक है कोई बात नहीं, चलो 7 8 9 10 4 बज रहे हैं, अभी फटाफट करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और इसमें भी क्या पूछा है? करेक्ट ही पूछा है, ठीक है। तो इस चीज़ का बार बार ध्यान रखना, मैं अब बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड में बैठ जाए कि आपको क्वेश्चन देखते स्टेटमेंट वाले सबसे पहले क्या देखना है। पहले आपको देखना है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो इसमें सब में मैंने करेक्ट डाले हैं, तो ठीक है, इसको चेक करो क्या है। तो इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 कहता है इट एंश्योर्स इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। तो ये तो हमारा एक फंडामेंटल राइट ही मान लो एक तरीके से, ये बिल्कुल सही बात है। इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन इन रिक्वायरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ये भी बिल्कुल सही बात है कि आप जेंडर के आधार पर किसी रिक्वायरमेंट में भेदभाव नहीं कर सकते। कुछ जगहों को छोड़ दिया जाए तो जहाँ पे वो अलग चीज़ है, लेकिन जनरली आप ऐसा नहीं कर सकते। तो दोनों करेक्ट है आपके 1 और 2। अच्छा तीसरा भी दे रखा है क्या? इट अप्लाइज ओनली टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। तो ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी मान लो आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ले लो या फिर कोई भी जगह ले लो, कोई जहाँ एस्टेब्लिशमेंट ले लो, कोई प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट ले लो। तो ये देखो फिर से एक एक्सट्रीम कीवर्ड आ गया, तो ये बिल्कुल गलत है, और वैसे जनरली भी ये बिल्कुल गलत है। तो इसमें 1 और 2 ओनली सही है, 1 और 2 ओनली सही है। पहला सही क्यों है यार? एक सेकंड रुको, स्टेटमेंट 1 क्यों करेक्ट है? द प्राइमरी पर्पज इज टू एंश्योर इक्वल रिम्यूनरेशन टू मैन एंड वुमेन फॉर परफॉर्मिंग द सेम वर्क और सेम वर्क ऑफ सिमिलर नेचर। तो इस जो एक्ट का पर्पज़ क्या है कि ये इंश्योर करता है कि सबको इक्वल रिम्यूनरेशन मिले, मैन एंड वुमेन दोनों को। अगर कोई सेम काम कर रहे हैं तुम और सिमिलर नेचर का वर्क कर रहे हैं तो उनको सेम ही पैसे मिलने चाहिए। ये नहीं कि वुमेन है तो कम मिलेंगे और मैन है तो ज़्यादा मिलेंगे, या मैन है तो कम मिलेंगे और वुमेन है तो ज़्यादा मिलेंगे किसी एक सिमिलर काम के लिए। और स्टेटमेंट 2 क्यों करेक्ट है? स्टेटमेंट 2 में क्या बोलता था? प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, बेसिस ऑफ जेंडर। तो ये prohibits discrimination in requirement. Women cannot be paid less or offered lesser opportunities solely because of gender. जेंडर की वजह से कि कोई वुमेन है तो उसको अपॉर्चुनिटीज़ में कोई कमी नहीं की जाएगी और उसको कम पे नहीं किया जाएगा। तीसरा करेक्ट क्यों? एक्ट अप्लाइज टू ऑल एस्टेब्लिशमेंट, प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो या गवर्नमेंट हो, कुछ भी हो सब पे ये लागू होगा, नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट ओनली, ठीक है, ये सब पर लागू होगा। अब इसमें थोड़ा डिटेल में हम देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा इसका ऑब्जेक्टिव है अचीव जेंडर इक्वलिटी इन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एलिमिनेट वेज डिस्पैरिटी, जो वेज डिस्पैरिटी है असमानता है, वेज जो पैसे की या वेज की असमानता है बिटवीन मैन एंड वुमेन परफॉर्मिंग इक्वल और सिमिलर वर्क। कोई बराबर और समान काम कर रहे हैं तो उसमें जो डिस्पैरिटी है पैसे में, उसके वेजेस में, मैन और वुमेन में, उसको एलिमिनेट करना इसका ऑब्जेक्टिव है। ये सपोर्ट करता है वुमेन इन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, जो वुमेन का उनका पार्टिसिपेशन उसमें काम वगैरह में, एस्टेब्लिशमेंट वगैरह कोई भी काम है उसमें, इसको सपोर्ट, वुमेन को सपोर्ट करने के लिए एक्ट बनाया गया है। क्योंकि बेसिकली जनरली क्या होता है कि मेन को तो और वुमेन है तो सब इसको प्रायोरिटी देते हैं किसी काम में, ये पहले के ज़माने से ही चला आ रहा है और ग्राउंड लेवल पे देखो तो आज भी ऐसा ही चला आ रहा है। लेकिन ठीक है, हमको ये एक्ट पढ़ना है तो देखते हैं इसमें क्या क्या प्रोविज़न है, और आप जब APFC बन जाते हैं तो क्या करते हैं जाके देखेंगे, वो तो पता लगेगा। लेकिन एक्ट तो पढ़ ही लो। इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है? ऑल एस्टेब्लिशमेंट इंक्लूड फैक्ट्री हो, ऑफिस हो, चाहे शॉप हो, कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हो, प्राइवेट हो, पब्लिक सेक्टर हो, कुछ भी हो, सब पे लागू होगा। कि प्रोविजन का इक्वल रिम्यूनरेशन, मतलब बराबर उनको पैसे, सैलरी, रिम्यूनरेशन का मतलब सैलरी, एक तरीके से आप ये मान लो सैलरी ही है। मैन एंड वुमेन मस्ट बी पेड इक्वली, सेम वर्क है तो फॉर सेम वर्क, वर्क ऑफ सिमिलर नेचर, सिमिलर स्किल है, एफर्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंडीशंस है। मान लो एक कोई एक कंपनी है, कोई एस्टेब्लिशमेंट है
जहाँ पे मैनेजर की पोस्ट है, मैनेजर की पोस्ट है, वहाँ पे दो लोग आते हैं इंटरव्यू के लिए, एक आता है मैन, एक आती है वुमेन। तो यहाँ पे मैनेजर है तो उसकी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, उसके कुछ स्किल भी होने चाहिए, उसके कुछ एफर्ट्स भी होने चाहिए, कुछ कंडीशंस भी होगी। तो ये सब दोनों को फुलफ़िल करनी है, दोनों को फुलफ़िल करनी है। तो ये मैन भी करेगा और वुमेन भी करेगी। लेकिन इसको मान लो 50,000 मिल रहे हैं और इसको 40,000 मिल रहे हैं, तो ये गलत है, क्योंकि सारा काम जो मैन कर रहा था वो वुमेन भी कर रही है, लेकिन उसको पैसे कम मिल रहा है, तो ये गलत है। ये इसको प्रोहिबिट करता है ये जो एक्ट है, कि भाई तुम काम तो सेम करवा रहे हो, जो मैन से करवाओगे वही वुमेन से कर रहा हो, तो उसको पैसे क्यों? क्योंकि सेम वर्क, वर्क ऑफ सिमिलर नेचर है, तो उनको सेम ही पेमेंट, सेम ही रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। प्रोहिबिशन ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं हम, की प्रोविजंस पढ़ रहे हैं। एम्प्लॉयर्स कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट इन रिक्वायरमेंट एंड सिलेक्शन, जेंडर के बेसिस पे ये सब उसको नहीं करने। प्रमोशंस में उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी में नहीं करना है, ट्रांसफ़र और डिप्लॉयमेंट उसमें उसको बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करना है जेंडर के बेसिस पे। एम्प्लॉयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको मेंटेन करना है रिकॉर्ड्स ऑफ वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज़, उसको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। एंश्योर वेजेस रिफ्लेक्ट स्किल्स क्वालिफिकेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट जेंडर, उसको कि जो वेज है, जो भी वो वेज दे रहा है उसमें ये रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, उसकी स्किल रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, ना कि जेंडर उसका रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो इसमें अथॉरिटीज़ क्या, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है कि कंप्लाइंस चेक करने के लिए कि सही से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एडवाइजरी कमिटीज़ गाइड ऑन इम्प्लीमेंटेशन, गाइड करने, इम्प्लीमेंटेशन को गाइड करने के लिए एडवाइजरी कमेटी होती है। पेनल्टीज़ होती है, पेनल्टीज़ क्या होती है, पेइंग अनइक्वल वेजेस, अगर कोई अनइक्वल वेजेस काम दे रहा है सिमिलर काइंड ऑफ वर्क के लिए ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, तो उस पर फाइन अप टू 10,000, और इसको रिवाइज भी किया जा सकता है, रिवाइज किया गया है पहले से और अभी भी इसको रिवाइज किया जा सकता है। आई गेस ये 20,000 हो गया अभी, एक बार आप चेक कर लेना, 20,000 हो गया शायद, लेकिन ठीक है, फाइन अप 10,000। फर्स्ट ऑफेंस के लिए उसको 10,000 तक की पेनल्टी लग जाती है और 20,000 तक भी उसको लग जाती है। रिपीटेड वायलेंस में इन्वॉल्व हायर पेनल्टी, हाँ यही मैं चीज़ बता रहा था कि इन्वॉल्व हायर पेनल्टीज एंड लीगल एक्शंस भी उस पर लिया जा सकता है। अगर वो सेम बार बार कर रहा है तो उसकी जो पेनल्टी है वो बढ़ाई भी जा सकती है। नॉट ये नहीं है कि आप 10,000 दे दिए और आप कुछ भी करो, नहीं, अगर आप दोबारा करो तो आपके ऊपर ज़्यादा पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में रेम्यूनरेशन क्या इंक्लूड वेज, सैलरी, अलाउंस, बोनस एंड अदर बेनिफिट्स। रेम्यूनरेशन होता है, एक सैलरी तो होती है जैसे कि जो बेसिक सैलरी है, उसके अलावा कुछ जैसे अलाउंस मिल रहे हैं, बोनस मिल रहे हैं, वो कुछ और बेनिफिट है, वो उसको रेम्यूनरेशन कह देते हैं। तो सैलरी से एक वाइडर टर्म है रेम्यूनरेशन, ठीक है, लेकिन एज ए सैलरी आप इसको मान लो, और जो भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो आप याद करने के लिए रखने। इक्वल वर्क, या आप सबको पता होना चाहिए कि इक्वल वर्क रिक्वायरिंग सिमिलर स्किल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एफर्ट एंड परफॉर्म अंडर सिमिलर कंडीशंस, ये इक्वल वर्क हो गया। वर्क फॉर सिमिलर ऑफ सिमिलर नेचर, जॉब्स दैट आर नॉट आइडेंटिकल, जो कि सेम नहीं है बट सब्सिक्वेंटली सिमिलर इन टर्म्स ऑफ एफर्ट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल देखो, एक सिनेरियो लेते हैं, उस पर एप्लीकेबल एप्लीकेशन ऑफ फैक्टर देखते हैं कि जो फीमेल है, क्लर्क है फीमेल, उसको 15,000 रुपये मिल रहे हैं, और एक मेल क्लर्क है डूइंग सेम वर्क, सेम काम कर रहे हैं, और मेल को मिल रहे हैं 18,000, तो ये वायलेशन हो रहा है। वेजेस मस्ट बी इक्वल, उन दोनों को या तो 15,000 मिलने चाहिए या दोनों को 18,000 मिलने चाहिए। दूसरा केस देखते हैं, वुमेन फैक्ट्री वर्कर एंड मैन वर्कर परफॉर्मिंग सिमिलर टास्क इन असेंबली लाइन। तो जो वुमेन है तो फैक्ट्री वर्कर है, और मैन वर्कर है तो उनका सिमिलर टास्क है, वो सेम काम कर रहे हैं, तो मस्ट रिवाइज रिसीव सेम वेज, उनको सेम मिलना चाहिए। तो ये भी अगर नहीं मिल रहा तो वो भी वायलेशन है। तीसरा क्या, रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट ऑफरिंग लोअर सैलरी टू मेल, कि उन्होंने एक रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट डाला जिसमें बोला है कि मेल को तो ज़्यादा मिलेगी, वुमेन को कम मिलेगी, तो ये इलीगल है, यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें देखनी है, और ये एग्जाम रिलेवेंसी चीज़ आप ये देख लेना। हम फटाफट आप ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन 8 देखते हैं, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएट एक बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में डिस्कस किया है क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप जाके एक बार जो जो एक्ट यहाँ पर है, तो एटलीस्ट आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं उसके तुरंत बाद इन छोटे छोटे लेक्चर रिकॉर्ड किए मैंने, बहुत ही शॉर्ट और कंसाइज और टू द पॉइंट, टू द रिलेवेंट सी देख के मैंने एग्ज़ाम पैटर्न देख के, एग्ज़ाम की जो नीड है वो देख के उन लेक्चर्स को बनाया है। क्योंकि आप ये एक्ट्स जाके देखोगे ना,
तो पूरी किताब पढ़ी है इसके ऊपर, एक्ट के ऊपर, तो आप इसको पूरा नहीं पढ़ सकते। तो मैंने बहुत ही टू द पॉइंट चीज़ों को वहाँ पे बनाया और बहुत छोटे छोटे लेक्चर है, जाके 2x पे ख़त्म करो उनको फटाफट। तो इसमें इस ग्रेजुएटी एक्ट 1972 पे स्टेटमेंट से करेक्ट को कौन कौन से हैं वो देखो। तो इट अप्लाइज टू विद 20 हो, एक सेकंड रुको यार। कहाँ थे हम? पेमेंट ऑफ ग्रेजुएट एक्ट 1972, यहाँ पे क्या कंसिडर करेक्ट स्टेटमेंट पूछा, तो पहला स्टेटमेंट देखो, इट अप्लाइज टू एस्टेब्लिशमेंट विद 20 और मोर वर्कर। ये बिल्कुल ठीक है, हमने इसमें पढ़ा था, एक्ट जब पढ़ा था कि 20 या 20 से ज़्यादा है तो वहाँ पे ये एक्ट ऑटोमेटिक लग जाता है। एन एम्प्लॉय बिकम्स एलिजिबल फॉर ग्रेजुटी आफ्टर 5 years ऑफ कंटिन्यूस सर्विस। ये बिल्कुल सही बात है, कुछ एक्सेप्शन है जैसे डेथ वगैरह के, लेकिन जो जनरली 5 साल की उसकी सर्विस होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी फुली टैक्स एग्जेम्प्ट इन इंडिया। यार ये है द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी फुली टैक्स एग्जेम्प्ट इन इंडिया, नहीं ये गलत है। क्यों गलत है वो हम देखते हैं क्यों गलत है, क्योंकि 20 लाख तक की लिमिट दे रखी है, उससे ज़्यादा है तो वैसे भी टैक्स लग जाना है। ठीक है, तो कितना हो गया है, 20 लाख हो गया ना, 20 लाख, ठीक है 20 लाख तक की लिमिट है, जो पे मैक्सिमम लिमिट ही 20 लाख है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है कि फुली एग्जाम्प्ट नहीं है ये इंडिया में, क्योंकि 20 लाख से ऊपर की लिमिट पे वैसे भी टैक्स लगना है उसको। तो 1 and 2 ओनली ये ठीक है, 1 and 2। तो पहला देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, स्टेटमेंट 1 क्यों करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 क्या क्या, 20 और मोर वर्कर्स। तो द एक्ट अप्लाइज टू एवरी फैक्ट्री, माइन, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट, रेलवे कंपनी, शॉप और एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 20 और मोर पर्सनस, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा क्या, एम्प्लॉय बिकम एलिजिबल फॉर ग्रेजुएटी आफ्टर 5 years ऑफ कंटिन्यूस सर्विस, बिल्कुल ठीक है। एक्सेप्शन क्या है, इफ टर्मिनेशन इज ड्यू टू डेथ और डिसेबलमेंट द 5 year रूल इज वेव्ड। मतलब अगर परमानेंट डिसेबलमेंट हो रहा है, डेथ हो रही है, तो ये 5 साल की सर्विस जरूरी नहीं है। मान लो 10 दिन हुए हैं और उसकी डेथ हो गई तो उसको ग्रेजुएटी मिलेगी, वो कितनी मिलेगी वो अलग बात है, लेकिन उसको मिलेगी। स्टेटमेंट 3 क्यों इनकरेक्ट है, हाँ ठीक है इनकरेक्ट ही बताया मैंने, इनकरेक्ट है क्यों, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी अप टू प्रिस्क्राइब लिमिट 20 लाख एज पर लेटेस्ट अमेंडमेंट इन टैक्स एग्जाम्प्ट अंडर IT एक्ट। जो हम इनकम टैक्स एक्ट पढ़ते हैं उसमें 20 लाख तक की मैक्सिमम उसको एग्जम्पशन मिलती है। अगर उसको 20 लाख से ज़्यादा ग्रेजुएटी मिल रही है तो वो टैक्सेबल है, उस पर टैक्स लगेगा IT रूल्स, मतलब इनकम टैक्स रूल भी यही कहता है। और अमाउंट अबाउ लिमिट इट इज़ टैक्सेबल, ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब वापस इसको फटाफट रिवाइज कर देते हैं। वैसे तो मैं कहूँगा जाके आप इसको पूरा लेक्चर को रिवाइज करो, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है, और वैसे भी जनरली भी आपको इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। प्रोवाइड फाइनेंशियल रिवार्ड टू एम्प्लॉयज़ फॉर लॉन्ग टर्म सर्विस, ठीक है। एनकरेज एम्प्लॉय लॉयल्टी एंड सिक्योरिटी, बिल्कुल ठीक बात है, सिंपल चीज़ें, आपको कुछ हिंदी ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है। एप्लीकेबिलिटी का हमने देख लिया, 20 से ज़्यादा है तो सेंट्रल स्टेट में रिवाइज, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट रिवाइज कर सकता है। कवर्स ऑल एम्प्लॉयज़ इंक्लूड मैनेजरियल स्टाफ, इन सबको ये इंक्लूड करता है। एलिजिबिलिटी क्या, कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए 5 साल की। एक्सेप्शन का दे रखा है, डेथ रह सकती है, डिसेबलमेंट दे रखा है और रिटायरमेंट दे रखा है। एलिजिबल एम्प्लॉय मस्ट हैव बीन एम्प्लॉयड ऑन और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। तो इस एक्ट के आने के बाद या आने पर या उसके आने के बाद वो एलिजिबल हुए हैं, मतलब ये नहीं कि जैसे कि एक अब 1972 में आया तो कोई 1960 का बंदा कह रहा तो वो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। 1960 में कोई रिटायरमेंट हो गया, वो कह रहा है कि अब मुझे ग्रेजुएटी दो, वो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुएटी फार्मूला फॉर, इसका फार्मूला क्या है, देखो फार्मूला ये है, ये कैसे लिख दिया भाई, ये उसमें क्या बोलते हैं वर्ड में इसने ऐसे डाल दिया इसमें, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ग्रेजुएटी का फॉर्मूला क्या होता है कि जो लास्ट विड्रॉल सैलरी उसको 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस वो हम देखते हैं यहाँ पे सर्विस, और इसको डिवाइड कर देते हैं 26 से, जो भी अमाउंट आता है उसकी ग्रेजुएटी बन जाती है, ठीक है। 15 डेज वेजेस फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर, ठीक है, एक पूरे कंप्लीट ईयर के लिए 15 डेज इसको काउंट किया जाता है। 26 का मतलब होता है जैसे कि 4 तो छुट्टियाँ होती है, संडे मान लो, तो इसलिए 4 को कर हटा के 30 में से 26 मान लिया जाता है। मैक्सिमम लिमिट हमने देख लिया, अमेंडमेंट हुआ था 2018 में, जो 20 लाख इसकी कर दी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अनलिमिटेड है। तो
APFC बनो, AEO बनो, अनलिमिटेड ग्रेचुटी का फ़ायदा उठाओ। ठीक है। पेमेंट टाइमलाइन क्या है? विद इन 30 डेज फ्रॉम रिटायरमेशन और रिटायरमेंट और टर्मिनेशन के 30 दिन के अंदर उसको उसकी ग्रेचुटी मिल जाती है। अगर डिले हुआ तो एम्प्लॉयर मस्ट पे इंटरेस्ट ऑन प्रिस्क्राइब रेट, जो भी रेट्स चल रही है उस पर उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ऑथोरिटीज़ कौन सी? कंट्रोलिंग ऑथोरिटी सेटल्स डिस्प्यूट्स अबाउट ग्रेचुटी, एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है। सिविल कोर्ट्स में अपील्स अगेंस्ट कंट्रोलिंग अथॉरिटी, इनके खिलाफ इसमें सिविल कोर्ट्स में जाके अपील की जा सकती है। पेनल्टीज़ क्या? फेलियर टू पे ग्रेचुटी, फाइन लग जाता है 10,000 रुपये का, इम्प्रीजमेंट हो जाती है। ऑप्शनल अंडर सर्टन वायलेशंस, कुछ वायलेशंस पे इम्प्रीजमेंट होती है, बेसिकली फ़ाइन लगता है 10,000 का, या फिर दोनों भी लग जाते हैं। ठीक है। तो सिनेरियो देखो, एम्प्लॉय वर्क 10 ईयर्स, लास्ट ड्रॉन सैलरी 30,000, ग्रेजुएटी कितनी मिलेगी भाई? लास्ट ड्रॉन सैलरी 30,000, उसको 15 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे लिख दिया है? 30,000 है, 15 से मल्टीप्लाई करना है, 10 साल की सर्विस है, 26 से भाग लगाना है, ये अप्रोक्स उसकी ग्रेचुटी आ जाएगी। एम्प्लॉयज एज बिफोर 5 ईयर्स, फुल ग्रेचुटी पे टू नॉमिनी, पूरी ग्रेचुटी उसको मिलेगी चाहे उसकी 5 साल की सर्विस हुई है या नहीं हुई है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। फैक्ट्रीज एक्ट 1948, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट। मैंने 10 लेक्चर्स करवा रखे हैं लेबर लॉज के, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट करवा रखे हैं। होने को और भी है, लेकिन उससे मैं गारंटी देता हूँ कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला, और बनेगा तो मैं, अगर फिर भी चांस है, मान लो हो सकता है, वैसे तो कोई क्वेश्चन उससे बनेगा नहीं, फिर भी मान लो एक बार के लिए मान लेते हैं कि कोई एक क्वेश्चन बना देता है इस बार पेपर में, तो जो मैं ये टेस्ट करवा रहा हूँ वो इसीलिए करवा रहा हूँ भाई, ताकि उनको भी हम कवर कर लें। पूरा एक्ट ना सही, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज़ है वो कवर कर, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। ठीक है। तो कंसिडर करो स्टेटमेंट, फिर से करेक्ट देखना है, मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि आप इसको बिल्कुल आपके दिमाग में फिट हो जाए कि आपको जाके क्या देखना है, करेक्ट दे रखा है, इनकरेक्ट दे रखा है। यहाँ पे करेक्ट पूछ रहा है, सब में करेक्ट डाला है। तो चलो, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, इट प्रेस्क्राइब्स हेल्थ, फैक्ट्रीज एक्ट में हेल्थ का ध्यान रखा जाता है। सेफ्टी, वेलफेयर मेजर्स फॉर वर्कर्स, बिल्कुल सही बात। इट लिमिट्स द मैक्सिमम वर्किंग आवर्स फॉर एडल्ट्स 48 आवर्स पर वीक, बिल्कुल सही बात है, इससे ज़्यादा ओवर टाइम। इट अप्लाइज टू ऑल फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग 5 और मोर वर्कर्स, ये गलत है। यहाँ पे हमने कुछ और प्रोविज़न देखा था जिसमें पावर और विदाउट पावर वाला देखा था, 10 और 10 20, पावर के साथ है तो 10, 20 है तो बिना पावर के है तो 20 उस पर एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे तीसरा गलत हो गया, और 1 एंड 2 ओनली सही हो गया। तो स्टेटमेंट 1 क्यों करेक्ट है कि हेल्थ को, जिसमें हेल्थ में क्लीननेस, ड्रिंकिंग वाटर, वेंटिलेशन, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, इन सब का ध्यान रखा जाना चाहिए। सेफ्टी में फेंसिंग ऑफ मशीनरी की तारबंदी होनी चाहिए। प्रिकॉशंस अगेंस्ट हैजर्डस प्रोसेस, कोई भी कठिन का हैजर्डस मतलब होता है, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं यार हिंदी में उसको, डेंजर को क्या कहते हैं, खतरा वाला कोई खतरा वाला काम है तो उसको प्रिकॉशंस उसमें लेने चाहिए। वेलफेयर कैंटीन्स होने चाहिए, रेस्ट रूम्स होने चाहिए, फर्स्ट एड होना चाहिए, वेलफेयर एमिनिटीज़ होने चाहिए। आपको जाके देखना है कि कितने कितने मिनिमम मेंबर एम्प्लॉय हो, कि कैंटीन की फैसिलिटी हो, रेस्ट रूम के लिए कितनी हो, फर्स्ट एड के लिए, वेलफेयर एमिनिटीज़ के लिए। एक एम्बुलेंस रूम देखा था, उसके लिए भी देखना है जाके, और टॉयलेट्स का भी देखा था हमने, टॉयलेट्स का नहाने धोने का भी देखा था, कपड़े सुखाने के भी देखा था, उसके लिए भी जाके देखना, जाके रिवाइज करना। एडल्ट वर्क मैक्सिमम 48 आवर्स पर वीक, 9 आवर्स पर डे, ये उसका वर्किंग आवर्स होने चाहिए। ओवर टाइम इज़ परमिटेड विद प्रॉपर कंपनसेशन, ओवर टाइम का हमने देखा ट्वाइस ऑफ वेजेस, जितना ओवर टाइम हो रहा है उसका वेजेस का ट्वाइस मिलेगा उसको, जितना भी वेजेस है पर आवर का उसका ट्वाइस उसको मिलेगा। और इस पर एक क्वेश्चन भी मैंने शॉर्ट्स में जाके देखो, शॉर्ट्स जो यूट्यूब पे शॉर्ट्स डाला है मैंने 3 4 5, उस पर एक क्वेश्चन पूरा एक करवा रखा है वेजेस के ऊपर। तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि 5 पे नहीं लगता, 10 और मोर वर्कर्स 20 इन सम स्टेट विद। ठीक है, हम आगे देखते हैं, जब इसको पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट के? हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर, ये क्वेश्चन बना है उसी से। प्रिवेंट इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, ऑक्यूपेशनल डिजीज, उनको प्रिवेंट करना इसका ऑब्जेक्टिव है। एप्लीकेबिलिटी क्या है? एम्प्लॉइंग 10 और मोर वर्कर्स विद पावर ड्रिवन मशीनरी, जहाँ पे पावर का यूज़ हो रहा है वहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा है तो उस पर एप्लीकेबल होगा।
जहाँ पे 20 है विदाउट पावर है, जहाँ पे पावर का यूज़ नहीं हो रहा है, वहाँ पे 20 है, 20 से ज़्यादा तो उस पर एप्लीकेबल होगा। प्राइवेट हो या चाहे पब्लिक हो, सबको कवर करेगा। की प्रोविज़न हेल्थ मेजर्स, क्लीनलेस डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज, प्रॉपर लाइटिंग, वेंटिलेशन, ड्रिंकिंग वाटर, लेट्रिन एंड वॉशिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। और प्रिकॉशन अगेंस्ट हजार्डस प्रोसेस, इनका प्रिकॉशन रखा जाना चाहिए। सेफ्टी मेजर्स, फेंसिंग एंड डेंजरस जो मशीनरी है उसकी तारबंदी होनी चाहिए, घेराबंदी होनी चाहिए। और मेंटेनेंस ऑफ सेफ्टी अप्लायंस, जो सेफ्टी अप्लायंसेस हैं उनको समय समय पे देखते रहना चाहिए। प्रोविज़न ऑफ फर्स्ट एड कॉम्प्लाइंस होना चाहिए। कितना होना चाहिए वो आपको जाके देखना है लेक्चर में, और एक एम्बुलेंस रूम का भी देखना है मिनिमम कितने। भाई जाके रिवाइज करना ही है, मैं बता दूं यहाँ पे बताने को, लेकिन नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि जाके आपको रिवाइज नहीं करोगे पता लग जाएगा कि, और मैं गारंटी दे रहा हूँ एक क्वेश्चन बनेगा एम्बुलेंस रूम से, तब क्या करोगे? मैं आऊँगा और फिर कहूँगा भाई मैंने कहा था रिवाइज करना पूरा, तो जाके रिवाइज करना ही है आपको, ठीक है। प्रोक्यूशन फॉर लिफ्टिंग मशीनरी एंड हाजर्डस केमिकल्स, एक लिफ्टिंग मशीनरी का भी मैंने 2 3 4 की प्रोविजंस बताए थे, वो भी जाके रिवाइज करने हैं। वेलफेयर मेजर्स, कैंटीन्स, अरे यार यहाँ डाल गए क्या चलो कोई बात नहीं, जो बच रहे हैं उनका तो जाके करना है। जैसे एम्बुलेंस रूम का नहीं है यहाँ पे, हाँ रेस्ट रूम दे दिया था, जाके एम्बुलेंस रूम का आएगा क्वेश्चन, बोल रहा हूँ ना, एम्बुलेंस रूम को जाके रिवाइज करना है। कैंटीन फैसिलिटी 250 वर्कर है तो क्रीच फैसिलिटी 30 वुमेन है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट था उसमें क्या था, 50 था, 50 वर्कर इंक्लूडिंग मैन एंड वुमेन। यहाँ पे 30 वुमेन है तो क्रीच फैसिलिटी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू फैक्ट्रीज एक्ट 1948। रेस्ट रूम लंच रूम्स होने चाहिए। वेलफेयर ऑफिसर फॉर फैक्ट्रीज विद वेलफेयर ऑफिसर होगा जहाँ पे 500 से ज़्यादा वर्कर है तो एक, अब जाके अब तो रिवाइज करना ही पड़ेगा कि भाई सेफ्टी ऑफिसर भी होता है एक, सेफ्टी ऑफिसर उसके लिए कितने मेंबर या फिर वर्कर होने चाहिए, ये आपको जाके चेक करना है और कमेंट करना है, चलो पता लग जाए तो, जिससे पता रहे मुझे कि आपने रिवाइज किया है कि नहीं, आगे कमेंट कर देना कि सेफ्टी ऑफिसर कितने वर्कर्स पे होने चाहिए। वर्किंग आवर्स के मैक्सिमम 48 आवर्स वीकली और 9 आवर्स मैक्सिमम बता रहा हूँ कि 9 आवर्स डे होना चाहिए। 1 आवर लंच ब्रेक, 15 मिनट टी ब्रेक होना चाहिए। ओवर टाइम पेड ट्वाइस द ऑर्डिनरी रेट। एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन, एज लिमिट 14 से 18 साल की है, यंग पर्सन के लिए बात कर रहे हैं। रेस्ट्रिक्टेड आवर्स कितने होने चाहिए ये भी जाके रिवाइज करना है। एंड हजार्डस वर्क प्रोहिबिटेड, ये आपको पता होना चाहिए कि जो यंग पर्सन है उनको ये खतरे वाले काम में नहीं लगाया जाएगा। एनुअल लीव विद वेजेस, वर्कर एंटाइटल्ड टू लीव विद वेजेस डिपेंडिंग ऑन डेज वर्क, ठीक है, ये नॉट इम्पोर्टेंट। ऑथोरिटीज़ अंडर द एक्ट, ऑथोरिटीज़ को होता है चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज, इसका काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था, एक डीएम साहब होते हैं ये भी, उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी फैक्ट्रीज होते हैं उन सब का एक तरीके से इंस्पेक्टर मान लो, जाके इंस्पेक्शन कर सकते हैं। फैक्ट्री इंस्पेक्टर रेगुलर इंस्पेक्शंस करता है। पेनल्टी अथॉरिटी एनफोर्समेंट ऑफ फाइन्स एंड प्रोसिक्यूशन, कितनी पेनल्टी है वो भी जाके आपको रिवाइज करनी है। अरे यार यहाँ पे दे दिया क्या, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन गलत है मैं कह रहा हूँ ना, ये गलत है, यहाँ पे गलत है तो आपको जाके चेक करना है कि सही क्या है। तो पेनल्टीज़ है किसके लिए, नॉन कंप्लाइंस के लिए, हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर प्रोविजंस इन सब का ध्यान नहीं रख रहा है तो पेनल्टी है, बार बार रिपीट कर रहा है तो इम्प्रीजमेंट भी है। सिनेरियो है ये आप देख लेना, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है बहुत ही, चलो बता ही देता हूँ। फैक्ट्री विद 300 वर्कर्स लैक्स क्रीच फैसिलिटी, 30 से ज़्यादा है तो ही चाहिए, यहाँ तो 300 हो गया तो वायलेशन हो रहा है, 30 से ज़्यादा ही चाहिए। एडल्ट वर्किंग 10 आवर्स, ये प्रोहिबिटेड, वायलेशन मैक्सिमम 9 आवर्स है। ओवर टाइम रेट अप्लाइज विदाउट एक्स्ट्रा पे भी नहीं दे रहा है, वायलेशन ऑफ द एक्ट है। अनसेफ मशीनरी विदाउट फेंसिंग, वायलेशन है। सेफ्टी मेजर्स मैंडेटरी, ये यूपीएससी की रिलेवेंस चीज़ें वो आप जाके देख लेना। लास्ट आता है हमारा, और ये भी हमने उस 10 लेक्चर्स में नहीं पढ़ा है इसलिए मैंने इसको यहाँ डाल दिया ताकि हम वापस इसको देख सकें, यहाँ पे पढ़ सकें। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 बना। क्वेश्चन देखो, इसके कंसिडर करो और करेक्ट बताओ। तो इट प्रोहिबिट्स द, आपने अब जब पढ़ाई नहीं तो बताओ कैसे, इसलिए मैं ही बता देता हूँ अभी। इट प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, में 14 साल से कम बच्चों को काम करवाना प्रोहिबिट करता है, सही बात है। चिल्ड्रन आर अलाउड टू वर्क इन फैमिली एंटरप्राइज, कोई फैमिली बिजनेस है तो स्कूल आवर्स के बाद वो वहाँ पे काम कर सकते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। द एक्ट इंट्रोड्यूस द कैटेगरी ऑफ एडोलसेंट्स 14 से 18 एंड प्रोहिबिट्स देयर एम्प्लॉयमेंट हजार्डस ऑक्यूपेशन, ये सेम चीज़ तो फैक्ट्रीज एक्ट भी तो कहता है, ठीक है, तो ये भी सही है, तो 1 एंड 2 एंड 3 सब सही है। स्टेटमेंट 1, ये लास्ट क्वेश्चन है ना, हाँ ठीक है, 10th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया तो
लेकिन 10 लॉज, लेबर लॉज हमने कंप्लीट कर लिए और उनको रिवाइज भी कर लिया है। अब जब कहीं क्वेश्चन दिखेगा ना, हवा में उड़ा दोगे आप, मेरी गारंटी है। बस बशर्ते आपने उन चीज़ों को पहले रिवाइज़ किया, और अब मैं कह रहा हूँ दोबारा तो वापस जाके आप उनको रिवाइज़ करो, वरना फिर नहीं कहना कि आपने बोला था कि हवा में उड़ा देगी, उड़ा ही नहीं पा रहे। इसका मतलब आपने या तो वहाँ रिवाइज़ नहीं किया, या फिर मैं कह रहा हूँ तब भी आप रिवाइज़ नहीं कर रहे। मैं कुछ चीज़ें इसीलिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप वहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, ताकि आप जाके इंश्योर करो कि आप वहाँ रिवाइज़ करें। स्टेट वन क्यों करेक्ट करेक्ट है? एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स इज कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड इन ऑल ऑक्यूपेशंस एंड प्रोसेस। 14 साल से बच्चों को काम करवाना पूरी तरह प्रोहिबिट किया गया है इस एक्ट से। अब लेकिन वो काम कहाँ कर सकते हैं? अगर चिल्ड्रन में असिस्टेंट फैमिली एंटर लाइक फैमिली बिजनेस, हैंडीक्राफ्ट्स, एग्रीकल्चर आउटसाइड स्कूल आवर्स, स्कूल टाइम है उसके बाद ही वो काम कर सकते हैं, वो भी अपने फैमिली एंटरप्राइजेस में, मतलब अपनी फैमिली बिजनेस में काम कर सकते हैं, बाहर के काम में नहीं कर सकते। बाकी ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है, वो सब चीज़ें अलग है, लेकिन हमको एक्ट पढ़ना है। इसने एडोलेसेंट्स को बोला कि ये 14 से 18 साल की जो कैटेगरी है उसको एडोलेसेंट कहेंगे हम, जिसमें शायद इनको हिंदी में वयस्क कह देते हैं। दे कैन वर्क ओनली इन नॉन हजार्डस ऑक्यूपेशन, जो खतरे वाले काम नहीं हैं उनको ही कर सकते हैं ये 14 से 18 साल वाले। जो खतरे वाले काम हैं वो प्रोहिबिट किए गए हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम एक्सप्लोटेटिव एंड हजार्डस वर्क, जो शोषण और खतरे वाला काम है उनको, उनसे बच्चों को बचाना इसका ऑब्जेक्टिव है। प्रमोट एजुकेशन प्रमोट करना होलिस्टिक, जिससे उनका डेवलपमेंट हो सके। ग्रेजुअल ट्रांजिशन टू एरेडिक्शन ऑफ चाइल्ड लेबर इंडिया, ये धीरे एक प्रोसेस है जिसमें हम विजन देख रहे हैं कि जो बच्चे जो लेबर लगे हुए हैं, जो उनको एजुकेशन की बजाय वो काम करने में लगे हुए, उसको धीरे धीरे करके हम उसको ख़त्म कर पाएँ। ये हमारा इसके ऑब्जेक्टिव है। एप्लीकेबिलिटी क्या है इसकी? एप्लीकेबिलिटी ऑल एस्टेब्लिशमेंट, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एंड शॉप्स, इंक्लूड्स कॉन्ट्रेक्चुअल एंड कैजुअल एम्प्लॉयमेंट, ये सब पे एप्लीकेबल होगा। की डेफिनेशंस क्या है? चाइल्ड क्या है इसमें? देखिए अलग अलग एक्ट में अलग अलग डेफिनेशंस हो सकती है, लेकिन जैसे कि अभी इस एक्ट में चाइल्ड किसको बोला है? जो 14 साल से कम का है उसको चाइल्ड बोला है। एक एक्ट देखा था जिसमें हमने 15 साल से कम वाले को चाइल्ड बोला था। अब वो कौन सा एक्ट है कमेंट करके बताना, जब पूरे एक्ट रिवाइज कर लोगे तो एक लेक्चर में बीच में बताया हुआ है मैंने, तो मेक श्योर रिवाइज करो वरना काम नहीं बनेगा तुम्हारा। और एडोलेसेंट किसको बोला है इसने? 14 से 18 साल के। और हजार्ड खतरा वाला काम किसको बोला है? जिसमें डेंजरस टू हेल्थ, सेफ्टी एंड मोरल, जैसे माइनिंग हो गया, एक्सप्लोसिव हो गया, केमिकल प्रोसेस, ये सब क्या है, बहुत डेंजर काम होते हैं, तो इनकी डेफिनेशन इसमें दे रखी है। मेन प्रोविज़न क्या है? प्रोहिबिशन इसका मेन प्रोविज़न है, 14 साल से कम बच्चों को काम नहीं करवाना है। और ये जो चीज़ है वही चीज़ है यहाँ पे इसका प्रोहिबिशन। फैमिली एंटरप्राइजेज में काम कर सकते हैं, जो फैमिली एंटरप्राइजेज है उसमें काम कर सकता है, लेकिन कब कर सकता है? स्कूल आवर्स के बाद कर सकता है, जैसे घर की खेती हो गई, हैंडीक्राफ्ट्स का काम हो गया, स्मॉल शॉप हो गई। यहाँ पे भी कोई अगर कोई खतरा वाला काम हो रहा है तो वहाँ पे नहीं करना है उनको, चाहे फैमिली का हो या बाहर का हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्किंग आवर्स क्या है? कैन नॉट वर्क मोर देन 6 आवर्स ए डे। अगर खुद के फैमिली में भी, बिजनेस में भी काम करे तो 6 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करे, तो उसमें भी ब्रेक्स होनी चाहिए। पेनल्टीज़ एम्प्लॉयर, ये भी जाके आप चेक करना यार एक बार, ये गलत सलत क्यों डल गई, एक बार रुको मैं ही चेक कर लेता हूँ। ये वाला तो आप चेक नहीं करोगे, कह दोगे आपने बताया नहीं था। एक सेकेंड। चाइल्ड लेबर एक्ट पेनल्टीज कौन सा है? ये अमेंडमेंट वाला था 2016 एक्ट। पेनल्टीज गूगल बाबा बता दो। ठीक है यार, 20,000 से 10 थोड़ा सा इसमें छोड़ दिया इसने, यहाँ पे मैंने कहाँ गई पेनल्टीज़? देखो, अगर कोई एम्प्लॉयर इसका वायलेशन कर रहा है तो उसको 6 महीने तक की जेल हो सकती है, और 20,000 से 50,000 तक का उस पर फ़ाइन लग सकता है। और ये बार बार, जैसे कि पहले 20,000 का लग जाएगा, और अगर वो दोबारा रिपीट करता है तो 20,000 या 20,000 से ज़्यादा का लग जाएगा, 50,000 तक उस पर लगाया जा सकता है।
ठीक है। ऑथोरिटीज़ कौन कौन है इसमें? चीफ इंस्पेक्टर ऑफ लेबर, लेबर ऑफिसर है, एनफोर्समेंट एंड इंस्पेक्शन, डिस्ट्रिक्ट कमिटीज़ है, मॉनिटर चाइल्ड लेबर एलिमिनेशन रीजन। सिनेरियो देखो अब एग्जांपल्स के साथ। चाइल्ड जो कि 12 साल का है, फैक्ट्री में काम कर रहा है, वायलेशन हो रहा है, प्रोहिबिटेड है। 13 साल का है, फैमिली शॉप में काम कर रहा है, स्कूल आवर्स के बाद, परमिटेड, बिल्कुल कोई वायलेशन नहीं है। एडोलेसेंट है जो 16 साल का है, केमिकल फैक्ट्री में करना है, मतलब हजार्डस वर्क्स में काम कर रहा है, तो ये वायलेशन है, ये प्रोहिबिटेड है। तो हमने 10 क्वेश्चंस करने में लगभग घंटा भर से ज़्यादा लगा दिया, 1 घंटे से ज़्यादा, लेकिन इसका जो आउटपुट है वो आपको एग्ज़ाम में दिखेगा। तो थोड़ा सा, वैसे मैं तो सोच ही रहा हूँ कि वीकली 2 पर वीक टेस्ट डाल दूँ, जिसमें हम और सब्जेक्ट, जैसे कि अभी लेबर लॉज वाला कर लिया, अगले वाले में हाँ इंग्लिश का कर लेते हैं, या फिर हिस्ट्री का कर लेते हैं। कोई बात नहीं, हमने नहीं पढ़ा तो, लेकिन आपने कभी ना कभी इंग्लिश और हिस्ट्री तो पढ़ी होगी। ये तो है नहीं कि आपने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन से पहले कुछ नहीं पढ़ा और सीधे ईपीएफओ की एग्ज़ाम देने आ गए। तो मैं आपको बता दूँ, ऐसा है तो आपका एग्ज़ाम तो क्लियर नहीं होगा। कड़वी बात है लेकिन सही बात है। और कोई दिन रात मेहनत कर रहा है कॉलेज से निकलते, जिसने कभी कुछ नहीं पढ़ा है, कोई तैयारी नहीं की है, तो उस वो तो खैर कर ही लेगा, मेहनती है तो। लेकिन आप मेहनत भी नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, और एग्जाम कॉलेज से निकले हो सीधा, भाई ग्रेजुएशन की डिग्री आ गई, अप्लाई कर सकते हैं, तो कर दिया, और कुछ नहीं पढ़ा है आपने, ना पढ़ रहे हो, तो गारंटी दे रहा हूँ नहीं निकलेगा। तो हिस्ट्री आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, तो हिस्ट्री या इंग्लिश का एक टेस्ट टेक्स्ट 2 जो भी देखता हूँ मैं। फ़िलहाल के लिए मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा मैं इन दिनों थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, ये जो सितंबर एंड तक है। मुझे क्या है, थोड़ा ऑफिशियल काम की वजह से 26 और उसका नेक्स्ट वीक सितंबर, और उसका नेक्स्ट वीक मतलब दशहरा भी शायद मैं घर पे नहीं मना पाऊँगा। तो ऐसा नहीं है कि एपीएफसी आप बन जाओगे तो मौज ही मौज है, हो सकता है दिवाली के दिन भी काम करना पड़े, दिवाली के दिन भी कहीं इंस्पेक्शन करने जाना पड़ रहा है। तो ठीक है, तो हम दूसरा टेस्ट लेंगे। टेस्ट आपको कैसा लगा, मैं इसको कंटिन्यू ना करूँ या ना करूँ, ये भी आप व्यूज़ अपने दे दीजिए। अगर आपको नहीं चाहिए तो मैं बंद भी कर दूँगा, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है मेरे लिए, और टाइम भी मेरे पास लिमिटेड है। तो आप बता देना एक बार कमेंट करके आपको चाहिए नहीं चाहिए। अगर आपकी हेल्प हो रही है, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कि हम सॉल्व कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और हेल्प हो रही है, तो कह दीजिए कि भाई हाँ कंटिन्यू करना है, नहीं करना है तो ये भी बता दीजिए कि कोई मतलब का नहीं है, बेमतलब की चीज़ है, फालतू में टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा, मत करो इसको कंटिन्यू, मैं बंद कर दूंगा। मुझे नहीं चाहिए कोई चैनल पे व्यूज़ देखा होगा कि भाई 10-10 व्यूज़ भी आ रहे हैं, 5-5 व्यूज़ भी आ रहे हैं, तो भी मैं ये नहीं कह रहा कि सब्सक्राइब करो या शेयर करो या लाइक करो। आपकी इच्छा है करना तो करो, नहीं तो मत करो। मेरा काम जो है वो मैं कर रहा हूँ, मुझे अंदर से सेटिस्फेक्शन मिल रही है कि भाई मैं चाहे एक एक बंद, कुछ एक दो लोग तो है, जो एक दो लोग तो ऐसे हैं कि वो हर वीडियो पे मेरे कमेंट भी कर रहे हैं, टेलीग्राम में कोई पोस्ट डाल रहा हूँ तो वहाँ कमेंट करो, वो सीरियसली होके मुझ पे डिपेंडेंट हो गए एक तरीके से, मतलब वो काफ़ी मेहनती लोग हैं, वो इतना सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, वो और जगह से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर थोड़ा सा विश्वास किया है कि यार ये मेरा करवा देंगे कंप्लीट। तो मैं हो सकता है सिर्फ उन 2 लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो मुझे व्यूज़ वगैरह का कुछ नहीं चाहिए ऐसा। वो 2 लोग भी अगर लिस्ट में नाम आ जाता है तो मैं मान लूँगा कि मैंने इस दुनिया में आके कोई बढ़िया काम कर लिया है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, और ऑलवेज जय हिंद।